अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ान। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कुछ बातें करने जा रहे हैं और एक रिव्यू करने जा रहे हैं, एक गुफ्तगू का, एक मुकालमे का, जो कि हमारे और इस मुल्हिद और इस शख्स जो कि अपने आप को जो जनाब अपने आप को बहुत इल्मी शख्सियत समझते हैं, इनका नाम है गालिब कमाल। इनके साथ ये मुकालमा पेश आया हमारा, तो इस मुकालमे को हम देखेंगे। और अगर बात की जाए तो इन्होंने निहायत बदतमीज़ी के साथ बात की और इनकी बात से वाज़ेह नज़र आ रहा था कि इनके पास ना जवाब है और ना इनको समझ आ रही है शायद कि फ़िलासफ़ा क्या दलील पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम थोड़ी-थोड़ी इस वीडियो के हिस्से देखेंगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है कि आप इसको तफ़सीली तौर पर देख भी सकते हैं। और फिर इसके अंदर हम देखेंगे क्या-क्या इल्मी और अक़ली मुग़ालते ना सिर्फ़ इन साहब ने किए हैं, बल्कि इनके साथ जो लोग बैठे हैं, उन्होंने किए हैं। और पूरी गुफ्तगू के अंदर आप देख सकते हैं, अव्वल ये बोलने नहीं देते थे और अगर बोला जाए या इनकी कोई तस्रीह की जाए, तो ये नीचे निकाल देते थे और वरना म्यूट कर देते थे। अब आपसे ये खुद सवाल है, आप खुद इसके बारे में सोच सकते हैं। अगर एक शख्स इल्मी है और एक शख्स अक़ली है, फिर उसको क्यों कर और क्या उसको खौफ़ कि वो किसी को म्यूट करे और या किसी का जो माइक है उसको बंद कर दे या उस शख्स को नीचे कर दे। ये लोग ऐसे लोग ही करते हैं, ये काम ऐसे लोग ही करते हैं और ऐसे लोग ही सरअंजाम देते हैं, जिनके पास अक़ली बराहीन ख़त्म हो गए होते हैं और फिर उनको ये ज़रूरत पेश आती है कि वो दूसरों को नीचे कर दें या दूसरों का माइक बंद कर दें, ताकि वो इस लिहाज से और थोड़ा ऊँचा बोल के या कुछ अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करके ये दिखाने की कोशिश कर सकते हों कि उनके पास भी कुछ जवाब है, हालाँकि उनके पास कोई जवाब मौजूद ना हो। तो आइए इस वीडियो के कुछ-कुछ हम हिस्से देखेंगे। असल वीडियो कुछ 40 मिनट की है, तो इतना हमारे पास वक़्त नहीं है। कुछ-कुछ हिस्से देखेंगे और जहाँ पे इन्होंने गलतियाँ की हैं, वो हम आपको दिखाएँगे कि क्या इन्होंने गलतियाँ की हैं और फिर आप ये खुद फैसला कर सकते हैं कि आया इनके पास कोई इल्मी जवाब था या नहीं था। चलेंगे ब्रदरन ऑफ प्योरिटी से बात करते हैं। ब्रदरन ऑफ प्योरिटी, हेलो हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आपका क्या हाल है? ठीक ठाक। अच्छा जी, क्या बात करेंगे? आपने कंटिजेंसी आर्गुमेंट का नाम सुना है? चलें, आप कंटिजेंसी आर्गुमेंट हमें एक बार बता दें, अगर आप अच्छा, उसके ऊपर बात करना चाहते हैं। कंटिजेंसी आर्गुमेंट जो है ना, बेसिकली ये इब्न सीना ने और स्पिनोजा और लाइबनिज़ वगैरह ने प्रेजेंट किया था। खुदा वगैरह को छोड़ें, कुरान, बाकी ये सिर्फ नेसेसरी एग्जिस्टेंस की जो एग्जिस्टेंस है, कम से कम उसको प्रूव करता है, बाकी बातें बाद में। ये कंटिजेंट बेसिकली वो होती हैं जो कि अपने एसेंस के अंदर, अपने ही अंदर, अपनी माहियत के अंदर, जैसे हम उर्दू में कहते हैं, ना वो वजूद की तरफ माइल होती हैं, ना वो अदम की तरफ माइल होती हैं। मतलब ना वो अपने एसेंस के अंदर या अपने कंसेप्शन के अंदर जो एग्जिस्टेंस का प्रेडिकेट है उसे इसेंशियली रखती हैं, ना उसे इसेंशियली निगेट करती हैं। कुछ चीजें एग्जिस्टेंस के प्रेडिकेट को इसेंशियली निगेट करती हैं, जैसे वो इम्पॉसिबल होती हैं, जैसे स्क्वायर्ड सर्कल वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें जो है ना, अपने अंदर ही एग्जिस्टेंस की जो प्रेडिकेट है उसे रिपेल करती हैं। और कंसीवेबली ये चीज पॉसिबल है कि कोई चीज ऐसी हो जो कि अपनी कंसेप्शन के अंदर ही एग्जिस्टेंस के प्रेडिकेट को इंटेल करती हो। इसके अंदर भी कोई इम्पॉसिबल कंसेप्शन नहीं है, ये ऐसा भी हो सकता है। तो इसेंशियली जो भी चीज एग्जिस्ट करेगी ना, उसके लिए आप दो ही चीजें कह सकते हो, या तो ये अपने अंदर ही एग्जिस्टेंस का प्रेडिकेट रखती है, या ये एग्जिस्टेंस का प्रेडिकेट किसी एक्सटर्नल सोर्स से डिराइव करती है। अब रियलिटी के बारे में, क्योंकि ये बात हर बंदा मानता है कि एग्जिस्टेंस का प्रेडिकेट है, एग्जिस्टेंस है, वजूद है, तो इससे तो कोई इनकार ही नहीं है कि वजूद है। तो अब दो ही बातें हो सकती हैं। या तो ये हो सकता है कि वजूद में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें जो वजूद रखती हैं, उनके लिए जो प्रेडिकेट है एग्जिस्टेंस का, वो डिराइव्ड है, उनकी कंसेप्शन का पार्ट नहीं है। अगर ऐसा है तो वजूद की जो अपनी कंसेप्शन होगी, उसके अंदर जो एग्जिस्टेंस का प्रेडिकेट होगा वो डिराइव्ड होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर वजूद इन इटसेल्फ, एग्जिस्टेंस इन इटसेल्फ, प्रेडिकेट ऑफ एग्जिस्टेंस कहीं किसी एक्सटर्नल सोर्स से डिराइव कर रही होगी, यार तो जरा वो आसान सिर्फ ये जुबान में किसी बता से देना, जरा आसान जुबान में बता देना। जी, तो आपने ये मतलब देखा होगा मैं वजूद समझ नहीं कि आ रही। यहाँ तक इसे दलील समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं
और यहाँ तक ना जनाब जो थे इन्होंने बोलने का मौका दिया, लेकिन यहाँ पे इन्हें ये अंदाजा हो गया यहाँ तक सुनने के बाद कि ये जो शख्स आया हुआ है ना, जो हमारी बात होने लगी है, अब ये कोई ऐसी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ये फलसफी बात शुरू होने लगी है, तो इसलिए घबरा गए यहाँ पे। यहाँ अब आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे इनका बिल्कुल जो अंदाज है वो तब्दील हो जाएगा, और जो दलील है वो तो बिल्कुल सादा है, दलील का तो रद्द मुमकिन ही नहीं है। ये दलील है वजूद खुदावंद पर, जो इब्न सीना की दलील है उसका कोई रद्द नहीं है। वो हमने दलील बड़े बड़े पाकिस्तानी क्या उर्दू बोलने वाले क्या वहाँ पे बड़े बड़े प्रोफेसरों को भेजी हुई है, उनके पास भी कोई जवाब नहीं है जो कि इस दलील का रद्द कर सके, क्योंकि ये दलील नहीं है, बुरहान है, और बुरहान का जो रद्द है वो मुमकिन नहीं होता। तो अब हम आगे देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। कोशिश करूंगा कि मैं वीडियो से जो गैर जरूरी हिस्से हैं उन्हें काट दिया जाए, और जो इन्होंने इल्मी गलतियां की हैं सिर्फ वो गलतियां वाजे की जाएं, ताकि आवाम के लिए वाजे हो जाए। बाकी जो वीडियो है वो पूरी आप जाके इनके चैनल पे भी देख सकते हैं, नीचे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर आपको दलील समझ नहीं आई, दलील आपको एक दफा बस दोबारा समझा देते हैं इब्न, और इस पे और भी वीडियोस मौजूद हैं, वो भी हम लिंक में दे देंगे अगर आप देखना चाहें। तो इब्न सीना ये कहते हैं, या ये दलील ये है कि देखें, छोटा करके तलखीस करके अगर बता दी जाए दलील की, तो वो ये है कि देखें, वजूद जो है, वजूद जिसे हम एग्जिस्टेंस कहते हैं, वजूद जो है वो या तो मुमकिन होता है या वाजिब होता है। कोई भी मौजूद जो होता है या तो वो मुमकिन होता है या वाजिब होता है। मुमकिन वो होता है जो कि अपनी माहियत के लिहाज से अपने अंदर ही, अपने एसेंस के अंदर, अपनी डेफिनेशन के अंदर ना ना वजूद चाहता है, ना वजूद रखता है, ना अदम रखता है। मतलब ये है कि ना वो वजूद की तरफ माइल होता है ना अदम की तरफ माइल होता है, वो मुतसावी निस्बा बैन अल वजूद वल अदम होता है। अगर उसकी इल्लत मौजूद होगी तो वो वजूद रखेगा, अगर उसकी इल्लत मौजूद नहीं होगी तो वो वजूद नहीं रखेगा। अब इब्न सीना बड़ी सादी सी बात करते हैं कि देखें, अगर तमाम मौजूदात जो हैं अगर वो मुतसावी निस्बा बैन अल वजूद वल अदम हैं, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि वजूद का खुद वजूद रखना ही महाल हो जाएगा, क्योंकि वजूद को खुद वजूद रखने के लिए खारजी इल्लत दरकार होगी, और ये महाल है क्योंकि वजूद को अगर खारजी इल्लत दरकार होगी तो उसका इल्लत को भी पहले वजूद रखना पड़ेगा। अगर वो वजूद रखेगी तो वो तो फिर वजूद के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो इस ऐसा तो हो नहीं सकता, इसलिए वो इल्लत होगी, वो अदम, अदम इल्लत हो नहीं सकती, क्योंकि अदम तो है ही वजूद का ना होना। तो इससे यह साबित होता है कि एक चीज है ऐसी जरूर होनी चाहिए, एक मौजूद ऐसा जरूर होना चाहिए जो कि मुतसावी और निस्बा बैन अल आदम वल वजूद नहीं है, बल्कि अपनी जात के अंदर ही, अपनी माहियत के अंदर ही वजूद की तरफ माइल है, और उसको कोई एहतियाज नहीं है कि वो अपना वजूद जो है किसी और से ले और किसी खारजी इल्लत से उसको, वो उसके कोई खारजी इल्लत हो जो कि उसके वजूद की कमी को पूरा करे। ये निहायत आसान दलील है, और इससे वजूद खुदावंद जो है वो बेहतरीन और अहसन तरीके से साबित होता है। तो अब ये जनाब को समझ नहीं आ रही, हमने अंग्रेजी के अंदर भी समझाने की कोशिश की, अगर वो चाहते तो उर्दू के अंदर भी समझा देते, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही थी। लेकिन अब देखें, एक होता है बंदे को समझ ना आना, एक होता है समझ, जब आपको ये समझ आ जाए कि मुझे समझ नहीं आ रही, उसके बाद बदतमीजी करना, और उसके बाद ये दिखाने की कोशिश करना कि मुझे आता है। मसला इस बात में है। अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि इनको ये सारी समझ आ रही है, और दलील का रद्द करने की कोशिश करते हैं। आइए चलते हैं। जी जी, मुझे समझ नहीं वजूद आया, अपने अंदर लुब्बल से बाप ही किस। बताएं, आसान जुबान में लुब्बल बाप बताएं, कंटिजेंसी आर्गुमेंट। अच्छा, किधर से आपको समझ नहीं आया? मुझे कहीं से भी समझ नहीं आया, मुझे आसान जुबान में ये बता देंगे कंटिजेंसी आर्गुमेंट कहता क्या। कंटिजेंसी आर्गुमेंट बेसिकली ये कहता है कि दो तरह की चीजें हो सकती हैं। एक चीज वो हो सकती है जो कि सेल्फ सफिशिएंट है, ठीक है, एक इस तरीके की चीज हो सकती है। दूसरी चीज वो हो सकती है जो सेल्फ कि अपनी सफिशिएंट से क्या एग्जिस्टेंस, मतलब है, सेल्फ सफिशिएंट से क्या मतलब है? वो अपने आप को ग्राउंड करती है, किसी और चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। मतलब किसी अच्छा, और चीज ऐसी चीज कोई की। चीज हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है? नहीं, मैं कहता हूँ मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करती नहीं, है या मैं नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी मैं सिर्फ ऐसी आपको कोई एक मोडालिटी। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मुझे मुझे मोडालिटी आप बाद में समझाना, पहले मुझे ये समझाएं कि ऐसी कोई चीज जो कि सेल्फ कंटिजेंट है हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कर सकती है, अभी हम यार आप मोडालिटी की एक बात मिनट कर रहे एक हैं। मिनट एक मिनट, लॉ, मैं एक मिनट, एक मोडालिटी, मिनट, यार एक एक मिनट। मिनट ओ भाई मेरे एक मिनट आप जितनी टेक्निकल जार्गन थ्रो कर रहे हो ना, ठीक है, समझ गए हो, अभी जरा उस पर ब्रेक लगाओ। मुझे ये बताओ, क्योंकि जितनी आप बातें कर रहे हो ना, ये
रिलेट कहाँ करती हैं रियलिटी से, हम इसको एस्टैब्लिश करेंगे। हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अब मैंने ठहर जाए, क्लेम चुप करें, मेरी बात सुने गौर से, पहले जरा गौर से मेरी बात सुने। कंटिंजेंट या नेसेसरी बीइंग हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, यस और नो? आपको कैसे पता? देखिए अब यहाँ पे ये सवाल करते हैं अपनी तरफ से, इन्होंने सोचा बड़ा अकली सवाल है कि ये कंटिंजेंट या नेसेसरी बीइंग दुनिया के अंदर वजूद रखता है, आलम के अंदर वजूद रखता है या नहीं रखता। देखें जब हम मोडालिटी बताते हैं, मोडालिटी क्या है? मोडालिटी जिसे हम कहते हैं तारीफ करना। तारीफ क्या होती है? इससे सबसे पहले आपको मंतिक के 3 उसूलों को समझने की जरूरत है। मंतिक का पहला उसूल क्या है कि जैसे हम कहते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी, कि इन्नियत, कानून इन्नियत, कि एक चीज जो है वो वही है। दूसरा कानून क्या है? इर्तफाए नकीज़ैन महाल होता है। इर्तफाए नकीज़ैन नहीं हो सकता, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज है भी, ऐसा भी नहीं है कि ये चीज है और ऐसा भी नहीं है कि ये चीज नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। या तो कोई चीज होगी या तो वो चीज नहीं होगी, दो ही इसके इसके बारे में आप इम्कानात रख सकते हैं। तीसरी बात यह है कि जो इज्तिमाई नकीज़ है ना वो भी महाल है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक चीज है भी और नहीं भी है, ये भी महाल है। तो देखें अब सादी सी बात क्या की जा रही है, बिल्कुल सादा, इसे टोटोलॉजी कहते हैं। मंतिक किसने, जिसने भी सादी मंतिक भी पढ़ी हुई है उसको ये बात मालूम है कि जो टोटोलॉजीज होती हैं वो नेसेसरली सच होती हैं, उनका सच होना वाजिब है, क्योंकि वो लॉ ऑफ आइडेंटिटी है और लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल है और लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन है। ये 3 लॉज हैं, इज्तिमाई नकीज़ान, इर्तिफाई नकीज़ान और इन्नियत। अब मैं ये कहूं कि कोई चीज या तो वाजिब है या तो वाजिब नहीं है, ये नेसेसरली सच, ये वाजिब बात है, ये झूठ हो ही नहीं सकती, क्योंकि या तो कोई चीज वाजिब होगी या तो कोई चीज वाजिब नहीं होगी। ऐसे मैं कहूं या तो कोई चीज मुमकिन है या तो कोई चीज मुमकिन नहीं है, ये नेसेसरली ट्रू बात है, ये टोटोलॉजी है। इसका इम्कान है ही नहीं कि ये बात झूठ हो। अब ये जनाब ये पूछते हैं कि भाई ऐसी कोई चीज दुनिया के अंदर वजूद रखती है या नहीं, ये सवाल ही नहीं है। अभी सवाल ये है कि हम 2 तरह की चीजें हो सकती हैं। अभी ये बात है ही नहीं कि अभी क्या आया ऐसा है या नहीं है, वो आगे चल के दलील में ये बात भी आती है कि आया ऐसा है या नहीं है। अभी बात ही पहले ये हो रही थी कि 2 तरह की चीजें हो सकती हैं, या तो एक चीज वाजिब होगी या तो एक चीज मुमकिन होगी। तो यहाँ पे इनका ये सवाल ही गलत है, और ये असल में इनकी जो पूरी एपिस्टोमोलॉजी है जिसे मारिफत शनासी कहते हैं, ये सारी एम्पिरिसिज्म के ऊपर बेस्ड है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि एम्पिरिसिज्म के अंदर फलसफाना मसाइल क्या है। ठीक है, अभी अब आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये कहते हैं ये रैशनलिज्म को मानते नहीं, ये इन मंतकी कवानीन को, अपने आप को ये लोग मंतकी कहते हैं, मंतकी कवानीन को मानते ही नहीं, सिरे से समझते ही नहीं है उन मंतकी कवानीन को। और अभी जाके आप देखेंगे बिल्कुल सामने आपके रद्द करेंगे मंतकी कवानीन का। अभी हम देखते हैं आगे। यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है यार एक मिनट, मुझे मैं आपसे ये मॉडल कैटेगरी है भाई। ना चंदा मेरे, मुझे पता है मॉडल कैटेगरी का। एक मिनट अच्छा चलाएंगे आप ना, एक मिनट मॉडल कैटेगरी की निगेशन हो सकती है? भाई चुप कर जा, चुप करो एक मिनट। क्या ब्रेदरन आप निगेशन कुछ नहीं हो सकती। एक मिनट, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो कि कंटिंजेंट बीइंग, एक नेसेसरी बीइंग इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है? हाँ करता है, ये आर्गुमेंट प्रूव करता है कि करता है एग्जिस्ट। अच्छा, आप उसका एविडेंस दे सकते हो मुझे कि कहां? बिल्कुल। कहां करता है? ये अभी देने लगा हूं आपको। मुझे ये जुबानी जमा खर्च नहीं चाहिए, मुझे अच्छा नहीं, एक मिनट, ऑब्जर्वेशनल एविडेंस से चाहिए। आपकी क्या मुराद है? आप सिर्फ एम्पिरिसिज्म को मुझे मानते हैं? हाँ एक जी, मिनट, हम एम्पिरिसिज्म को ही मानते हैं। तो ये देखें जनाब, आपने यहाँ पे देखा होगा, मैं सवाल करते हैं कि क्या आप सिर्फ एम्पिरिसिज्म को मानते हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि भाई मैं सिर्फ तब ही मानूंगा जब आप मुझे सबूत दिखाओगे अपनी आंखों से। देखें पहले तो सादी सी बात है कि अपनी आंखों से या ऐसे ऑब्जर्वेशन से तो आप हर चीज को देख ही नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि ऑब्जर्वेशन से हर चीज को देखना लाजिम होता ही नहीं है। ये पता करने के लिए कि आया वो एक ये प्रोपोजिशन है, एक ये क़िज़िया है, आया ये हक है या नहीं है। क्यों? अभी आपको इस पे दलील देते हैं, बड़ी सादा सी दलील है। देखें एम्पिरिसिज्म क्या है? एम्पिरिसिज्म ये व्यू है कि सिर्फ उस चीज के ऊपर दलालत की जा सकती है, उस क़िज़िये के हक के ऊपर या उसके बुतलान के ऊपर दलालत की जा सकती है, या उसी, अब अंग्रेजी में कहें तो उसी प्रोपोजिशन की ट्रुथ वैल्यू के ऊपर हुक्म सादिर किया जा सकता है, या अफर्मेशन और निगेशन की जा सकती है, जो प्रोपोजिशन मटीरियल रियलिटी से रिलेट करती है, और जो प्रोपोजिशन, जो क़िज़िया मादी कवानीन से और हिस्सी कवानीन से अपने आप को मुश्तरक रखता हो। अब इसमें मसला ये है
कि ये जो आपने खुद ये जो प्रोपोजिशन बनाई है कि एम्पिरिसिज्म का जो थीसिस है कि आप सिर्फ और सिर्फ उन चीजों के ऊपर बयान कर सकते हैं और उन चीजों के हक के ऊपर दलालत कर सकते हैं जो कि मादी हैं, ठीक है। अब इस ये आपको कैसे मालूम हुआ? अगर ये आपको मादे को देख के ही मालूम हुआ है तो ये तो दौर का लाजमा आ गया। आपकी अपनी एपिस्टेमोलॉजी के अंदर ही फ्लॉ है कि आप बेगिंग द क्वेश्चन फेलेसी कर रहे हैं कि जो चीज आपने साबित करनी थी आपने वो पहले ही मफरूजा अज्यूम कर लिया, ठीक है। और अगर आपको ये बात मादे से नहीं पता चली और किसी और जरिए से पता चली है तो फिर तो आपने एम्पिरिसिज्म का इनकार कर दिया, क्योंकि फिर ये एक ऐसी प्रोपोजिशन है जो एम्पिरिकल थीसिस इटसेल्फ है, जो कि सच है, ठीक है, लेकिन आपको ये मादी सूरत हाल से और मादी चीजों से पता नहीं चला। तो ये एम्पिरिसिज्म का बड़ा सादा सा रद्द है। ये लोग कहते हैं कि हम सिर्फ वही चीज मानेंगे जो कि हमें नजर आ रही हो, लेकिन इनके पास इस चीज पे कोई दलालत नहीं है कि मादा या मादे की जो पढ़ाई है या मादे के ऊपर जो खोज है वही सिर्फ हक का वाहिद जरिया। हम ये नहीं कह रहे कि वो हक का जरिया नहीं है, साइंस को हम निगेट नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि वो हक का वाहिद जरिया नहीं है। अगर कोई चीज डिडक्टिव रीजनिंग, जैसे हम इस्तखराज कहते हैं, अगर इस्तखराज से साबित हो जाए, डिडक्टिव रीजनिंग से साबित हो जाए तो उसमें भी कोई मसला नहीं है उसको मानने में। 2 जमा 2 4 है, ठीक है। अगर ये हमें कुछ नजर बाहर की दुनिया मुझे ना भी नजर आती तब भी 2 जमा 2 4 ही रहता और तब भी मैं कह सकता था 2 जमा 2 4 ही होता है। जो मैथ आपकी पूरी खड़ी हुई है किसके ऊपर खड़ी हुई है? डिडक्टिव रीजनिंग के ऊपर खड़ी हुई है। कोई मैथ में आप जाके एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करते कि वहां पे आके जाके आपको पता चल जाता है अच्छा 2 जमा जो 4 होता है माशाल्लाह, ऐसे नहीं होता। तो ये जो सारे लोग हैं असल में मसला ये है कि इन्होंने मारिफत शनासी पढ़ी नहीं है, इन्हें मालूम ही नहीं है कि इम्पेरिसिज्म, अगर आप ऐसे स्ट्रॉन्ग इम्पेरिसिज्म को होल्ड कर रहे हो तो फिर तो आप कोई यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स दे ही नहीं सकते। ये बुनियादी बात है, फिर आप कोई ऐसी कुल्लियात के ऊपर बात कर ही नहीं सकते। तो ये इनका बुनियादी मसला है। और अभी तो हम कुछ भी बात नहीं कर रहे, ये तो यहाँ पे तो मुल्हिदीन फलसफी भी इन पर एतराज करते हैं। जब हमारे आपसे बात होती है जो कि अंग्रेजी बोलने वाले मुल्हिदीन ना, वो भी इनको यहाँ पर आके इनकी यहाँ पर तबाही कर दें अगर वो ऐसी बातें सुन लें कि कैसी गैर मंतकी बातें हो रही हैं यहाँ पे। तो खैर, अब हम अब जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो जवाब देने नहीं देते। तो इसलिए अब ये वीडियो में हम आपको जवाब पेश कर रहे हैं कि इन शुबहात को समझने का तरीका क्या है। और हम कहते हैं, हम तो कहते हैं अकल से बात करें। अगर कोई चीज अकल से साबित हो रही है तो उसको कबूल कर ले, अगर अकल से नहीं साबित हो रही तो उसको ना कबूल करें। इसलिए हम कहते हैं नहनु अबनाउ दलील। लेकिन ये कहते हैं नहीं, अगर कोई चीज अकल से साबित हो भी जाए तो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि अकल क्या है? अकल तो जहनी जमा खर्च है या पता नहीं क्या वो अल्फाज का जमा खर्च है, लफाजी है अकल तो सिर्फ। असल में तो ना हम सिर्फ वो मानेंगे जो कि हमें बस नजर आ जाए, बस हम उसको मानेंगे। तो ये मंतकी मुगालते हैं सारे। क्योंकि अच्छा एम्पिरिसिज्म के ठीक हो गया, अलावा किसी ठीक हो चीज गया। को तो मानने का आप कोई फायदा नहीं रैशनलिस्ट है। ट्रुथ्स को नहीं मानते? रैशनलिस्ट ट्रूथ्स को मैं अभी आपको समझाऊंगा कि रैशनलिस्ट ट्रूथ्स क्या नहीं, होते हैं क्या नहीं होते। आप एविडेंस को डिफाइन करें यार ना। एक मिनट, यार आप एक मिनट जरा चुप रहोगे ना तो आपको फिर बात समझ आएगी। आप समझ रहे हो कि आपको बहुत बड़ा तीर मारने लगे हो, आप कोई एक तीर नहीं मारने लगे। गो- सुनोगे तो समझ आएगी, वैसे नहीं समझ आएगी। मैं एक सवाल मॉडर्न पूछना इस्लाम आप कुछ कहना चाह रहे हो तो कह लो, वरना फिर मैं इनको समझाता हूँ पूछना कि चाह मेन रहा मसला है क्या है। हूँ मैं पूछना चाह रहा हूँ मेरे भाई, आपने काफी काफी लंबी गुफ्तगू की। ये प्लेटफॉर्म उतनी डिटेल का नहीं है, बट क्या आप कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट पे जाना चाह रहे हैं यहाँ से? नहीं नहीं, कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट नहीं है, ये कंटिजेंसी आर्गुमेंट है। अच्छा, तो आप कहना क्या चाहते हैं, सादा उर्दू में बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक नेसेसरी एग्जिस्टेंस नेसेसरली एग्जिस्ट करता है, जरूरी है। अच्छा, फिर ये जमानी जमा खर्च है। बोलिए, आगे बोलिए। हाँ, मैं बस ये साबित कर रहा हूँ, क्योंकि एथियस्टिक क्लेम ये है कि नेसेसरी एग्जिस्टेंस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि नेसेसरी एग्जिस्टेंस जो है उसका एग्जिस्ट करना हाँ नेसेसरी है। चले ठीक है, अब हम बताते हैं आपको। ठीक है, अब बताएं। आपको बताते हैं कि आपके आपके लॉजिक में फ्लॉ क्या है। ओके। ठीक है जी, आप मॉडर्न लॉजिक मैथमेटिक्स होती है या क्या होती है? मॉडल लॉजिक मैथमेटिक्स है, बिल्कुल, उसमें क्या मसला? मैथमेटिक्स है। अच्छा, तो मैथमेटिक्स की शॉर्टकमिंग्स पता है आपको? आप मुझे ये बताएं, मैथ चंदा नहीं बेसिक नहीं, एक मिनट एक मोडालिटी की। मिनट यार, आपको बेसिक बेसिक प्रॉब्लम। जी, अब हम ये देखेंगे ना कि यहाँ पे आते आते ना अब उनकी बिल्कुल बस हो चुकी है। अब यहाँ से आगे शुरू होने जा रहा है कि वो वहां पे जहाँ पे दिखाएंगे कि भाई मुझे तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा आता है। अब आप मुझे देखें, मैं आपको बताता हूँ कि क्या सीन है।
लेकिन बात यह है, वही मसला है कि ये दलील का जवाब नहीं दे सके अभी तक यहाँ पर तो बिल्कुल भी कोई दलील का जवाब इस वीडियो में बिल्कुल मौजूद नहीं है। उन्हें दलील समझ भी नहीं आ रही। अब यहाँ पे आगे देखें, इन्होंने मुझे म्यूट कर दिया। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, बहुत प्यार से आराम से बात चल रही है, शाइस्तगी के साथ बात चल रही है, निहायत अदब के साथ बात चल रही है, लेकिन उन्होंने म्यूट कर दिया। और पहले भी अच्छा रवैया नहीं है। मतलब ये कह रहे हैं कि आप को ये आता नहीं है, या मतलब कि आप अल्फाजी जमा खर्च कर रहे हैं, ये वगैरह वगैरह। तो देखें, आप दलील साबित करें, अगर दलील साबित करने के बाद आप कह भी देते हैं ना कि आपको नहीं आता, सो बिस्मिल्लाह, मसले कोई नहीं है। क्योंकि फिर आप दलील के साथ ये बात कह रहे हैं। जब कोई दलील के साथ ये बात बुरहान के साथ साबित कर देता है और फिर ये कहता है कि देखें जनाब, मुझे लगता है कि आप यहाँ पर शायद आपके इल्म में थोड़ी कमी रह गई हो, अगर आप ये चीज पढ़ लें तो शायद फायदा हो जाए, फाका होगा। तो ये बात तो सही है, लेकिन ऐसे ये कहना कि आपको आ ही नहीं रहा और फिर दलील ना देना, मसला ये है जब दलील ना हो, ये मसला है असल। तो अब आप देखते हैं ये म्यूट कर देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अगर आप दूसरे को म्यूट करोगे, इसका मतलब है आप उसको बोलने नहीं देना चाहते। फिर आप वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच ये वो वगैरह की बातें करते हैं। तो भाई, अगर एक बंदा आपसे तमीज से बात कर रहा है तो फिर उसको आप पूरा मौका दें बोलने का, और फिर हम भी आपको पूरा मौका देंगे बोलने का। कभी हमने तो ये नहीं किया कि किसी को नीचे फेंक दिया हो या उसका माइक बंद कर दिया हो, बोलने का पूरा मौका देते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, ये जरा, हालांकि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, बेशक म्यूट करते भी जाएं, दलील हमारी तब भी सच रहेगी, लेकिन इखलाकी लिहाज से थोड़ा मसला है। क्योंकि अपने आप को फ्री थिंकर्स कहते हैं, तो फ्री थिंकिंग अलाउ होनी चाहिए। फिर बोलने दें दूसरे को भी। आप दूसरे को बोलने से क्यों रोकते हैं, क्यों उसको म्यूट करते हैं जब वो आपको बोलने का पूरा हक दे रहा है? प्रॉब्लम का नहीं पता, इसलिए अब मैं आपको समझा के भेजूंगा। अब मुझे काटना नहीं, ठीक है ना? समझ गए हो? इधर आप जैसे 10 लोग पहले आ चुके हैं, जिनको जो समझते हैं कि फिलॉसफी से पता नहीं कौन सा खुदा निकल आएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि फिलॉसफी की मुसीबत क्या है। मॉडल लॉजिक किसने इजाद की थी पता है? मॉडल लॉजिक किसने इजाद की थी भाई? मॉडल लॉजिक कब से चल रही है? इब्न सीना ने। वाह मेरे चांद, वाह वाह वाह, क्या बात है। ये वही वाली मॉडल, बात, हर चीज को क्लेम डालना है कि जी मुसलमानों ने किया था। नहीं भाई नहीं, आप जो जाके काम फॉर्मल, पढ़ लें एक पीटर मिनट यार, एक एडमसन के, मिनट, क्यों ओ आप। भाई, ओ छੱड दे, ओ छੱड। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इतनी सी बात करके मुझे नीचे फेंक देते हैं। और अब पूछते हैं कि भाई मॉडर्न लॉजिक किसने बनाई? जवाब देते हैं भाई इब्न सीना ने बनाई है। बिल्कुल ये मुसल्लिमा बात है, ये हर शख्स ये बात जानता है, जो भी फलसफे का इल्म रखता है वो ये बात जानता है। सबसे ज्यादा मुफस्सिल कलाम पहली दफा जिसने भी वाजिब और मुमकिन, मॉडर्न लॉजिक इसको कहते हैं जो कि वाजिब और मुमकिन के बारे में कलाम करे, नेसेसरी और कंटिजेंट के बारे में कलाम करे। हर शख्स ये बात जानता है, हर शख्स जो कि तिफले मकतबे फलसफा है वो ये बात जानता है कि वाजिब और मुमकिन के ऊपर सबसे पहले जो मुफस्सिल कलाम है, इससे पहले भी नाम से हो सकता है, लेकिन जो पहली बार मुफस्सिल मंतकी कलाम है वो शेख और रईस इब्न सीना ने किया। ये बात मगरबी फलासफा को भी ये बात मालूम है, बल्कि उन्होंने इब्न सीना से ये बात अखज़ की और फिर इसके ऊपर और कलाम किया। अब हम आपको दिखाते हैं कौन कौन ये बात करता है। ये ऐसे समझते हैं जैसे मुसलमान जो है ना, बस वो अपनी तरफ से कोई बात बना लेते हैं और उसका कोई सबूत ना मौजूद नहीं होता, कहीं पे भी मौजूद नहीं होता, और ऐसे हमारे मजाक उड़ाते हैं मुसलमानों का। अब इनको मालूम होता, अगर इन्होंने खुद तहकीक की होती तो इनको मालूम होता कि मगरबी जो फलासफा हैं और जो मगरबी तारीखदान है, जो कि इस्लामी फलसफे को पढ़ते हैं या जो मगरबी फलसफे की तारीख को पढ़ते हैं, उनको मालूम है कि इब्न सीना ने मॉडल लॉजिक के ऊपर काम किया, वाजिब और मुमकिन के ऊपर काम किया, बुरहानुल वजूब वल इम्कान के ऊपर काम किया। अब हम आपको कुछ सबूत दिखाते हैं, क्योंकि हम सबूत के बगैर बात नहीं करते। ये तो सबूत के बगैर बात करेंगे, हम सबूत के बगैर बात नहीं करते। ये देखें, सबसे पहले स्टैनफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी, उधर क्या आ रहा है? इब्न सीना की लॉजिक, इब्न सीना की मॉडल लॉजिक। आगे आपको दिखाते हैं, आप ये देख सकते हैं ऑक्सफोर्ड के अंदर ये पेपर पब्लिश हुआ है। ऑक्सफोर्ड का पेपर क्या कह रहा है? ऑक्सफोर्ड का पेपर ये कहता है कि मेडिवल मोडालिटीज एंड मॉडर्न मेथड्स, एवेसिना एंड ब्रूटन। आगे देखते हैं आगे क्या आ रहा है। ये जो कि जिधर पब्लिश हुआ है, टेलर्स एंड फ्रांसिस, सबसे बड़ी जो पब्लिकेशन कंपनी है एकेडमिया के अंदर, टेलर एंड फ्रांसिस। हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ लॉजिक, सबसे बेहतरीन जर्नल है। क्या कह रहे हैं? एवेसिना एंड तूसी, नसीरुद्दीन तूसी की बात की जा रही है ऑन मॉडल लॉजिक। आगे देखते हैं कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज क्या कहता है? कैम्ब्रिज कहता है एग्जिस्टेंशियल इंपोर्ट इन एविसिनाज मॉडल लॉजिक।
ये सारे जर्नल्स हैं, और ये भी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी मिसालें हैं। ये देखते हैं ऑक्सफोर्ड का जर्नल ऑफ इस्लामिक स्टडीज क्या कहता है, टुवर्ड्स अ हिस्ट्री ऑफ सिलोजिस्टिक रीजन सिलोजिस्टिक आफ्टर एविसेना, नोट्स ऑन रिसर्चर स्टडीज ऑन अरेबिक मॉडल लॉजिक। क्या सारे इस पर अगर आप ये सारे पेपर निकाल के पढ़ लें तो आपको समझ आएगा कि इब्ने सीना ने क्या बेहतरीन काम किया मॉडल लॉजिक के अंदर। और अभी ये चंद बातें हैं, अभी हमारे जो दोस्त निज़ारपुर साहब हैं उन्होंने किताब लिखी है नेसेसिटी एग्जिस्टेंस, खलील अंदानी के उसके ऊपर पेपर्स हैं, हमारे जो अपने उस्ताद हसनैन नकवी उनका आप जाके काम देख सकते हैं, सज्जाद रिजवी का जाके काम देख सकते हैं, सैयद हुसैन नसर का जाके काम देख सकते हैं, विलियम चिटिक का जाके काम देख सकते हैं, तोशिको जित्सु का जाके काम देख सकते हैं। ये सारे भाई मगरबी फिलासफे, इनको जानते हैं लोग, जाके देखें इनका काम। और वो ये ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड वगैरह ये सब आपको बताएंगे कि कैसे इब्न सीना ने मॉडल लॉजिक इजाद की है। ये ऐसे हंसते हैं, मालूम इन्हें होता नहीं है कि क्या बात हो रही है, और बस बात आप इनसे करवा लें, हंसवा लें इनसे, क्योंकि अवाम को पागल बनाया हुआ है इन्होंने, अवाम को इन्होंने पागल बनाया हुआ है। अवाम को ये ना वो 2 टके के मौलवियों को बुला लेते हैं उसके ऊपर, वो जैसे ये इंजीनियर का भाई है, पता नहीं क्या अम्माद उसका नाम है, वो आके कोई ऐसी बात कर देता है, बेहुदा बात कर देते हैं वो, उनको भी शौक है, उनको भी मजा आ रहा है, क्योंकि उनकी आवाम ऐसी बेहुदा बात देख के वो भी फिर हंसते हैं कि भाई मुसलमानों का तो हाल ही माशाल्लाह से बहुत खराब है, मुसलमानों को तो मालूम ही कुछ नहीं है, ना कोई ये मंतकी बात कर सकते हैं। और जब कोई मंतकी शख्स इनके पास चला जाए, इनकी कोशिश होती है जल्दी से जल्दी इसको निकाला जाए बाहर, क्योंकि इसको अगर हमने ज्यादा देर रहने दिया यहाँ पे, या हमने इसे बोलने का मौका दे दिया, तो ये तो बिल्कुल साफ वाज़ेह कर देगा कि हमें तो इल्म ही कुछ नहीं है, हमने तो पढ़ा ही कुछ नहीं है। तो अब आप ये देख सकते हैं, ये जिस बात पे हंस रहे हैं, ये हमारे ऊपर नहीं हंस रहे, ये हंस रहे हैं मुसल्लिमा उसूलों के ऊपर, मुसल्लिमा बातों के ऊपर, मुसल्लिमा तारीख के ऊपर, मुसल्लिमा फलसफे के ऊपर, ये उसके ऊपर हंस रहे हैं। तो ये यहाँ से इनकी साबित हो जाता है कि इनको माशाल्लाह से कितना इल्म है, या ये कितना पढ़ने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल डिसऑनेस्टी से काम लेते हैं, इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट लोग हैं ये मसला है इनका। अब आप देख सकते हैं, जाके खुद आप रिसर्च करें, खुद आपको पता चलेगा। इब्ने सीना ने मॉडल लॉजिक के ऊपर जो काम किया वो अनप्रेसिडेंटेड है, सबसे ज्यादा काम इब्ने सीना ने मॉडल लॉजिक के ऊपर किया सबसे पहले, उसके बाद जाके बाकी लोगों ने उसके ऊपर काम किया। अभी आगे ये बातें करते हैं और भी आपको दिखाते हैं इनके अंदर क्या मसाइल हैं, वो भी इंशाल्लाह आप देखेंगे। ये सारी इन्होंने जितनी भी बातें की हैं सब अकाज़ीब, सब झूठ के ऊपर मबनी है। अभी चलें आगे देखते हैं इंशाल्लाह। कर दे यार, मॉडर्न लॉजिक को पॉपुलराइज करने वाले 20th सेंचुरी के फिलोसफर्स हैं, जिनमें से एक कर्ट गोडेल है। ठीक है, कर्ट गोडेल का अगर आपने नाम नहीं सुना तो जरूर जाकर रिसर्च कीजिएगा। ठीक है, कर्ट गोडेल ने दिए थे 3 थ्योरम्स ऑफ इनकम्प्लीटनेस। ठीक है, थ्योरम ऑफ इनकम्प्लीटनेस का एक आपको सिंपल सा लुब्बे लबाब हम बता देते हैं। अब आप अगर बीच में काटोगे नहीं तो सुनोगे तो फिर मैं आपको रखूंगा, वरना फिर मैं आपको नीचे बिठाए रखूंगा। ठीक है, समझ गए? काटना नहीं है मुझे, क्योंकि आपको प्रॉब्लम की नेचर का नहीं पता। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि नेचर है क्या इस प्रॉब्लम की जिसमें आप हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं। मसला ये है कि थ्योरम्स ऑफ इनकम्प्लीटनेस ये कहते हैं कि किसी भी लॉजिकल सिस्टम को कंसिस्टेंट होने के लिए, लॉजिकली कंसिस्टेंट होने के लिए इनकम्प्लीट होना पड़ता है। उसकी एक सिंपल सी बात है कि सिस्टम खुद कुछ ऐसे प्रेमिसेस पे बेस होता है जो कि सिस्टम कभी डिफाइन ही नहीं कर सकता। ठीक है, ये इनकम्प्लीटनेस मैथमेटिक्स पे भी अप्लाई होती है, और ये इनकम्प्लीटनेस फिलॉसफी पे भी अप्लाई होती है, और यही इनकम्प्लीटनेस साइंस या दुनिया में किसी भी बॉडी ऑफ नॉलेज लॉजिकल के ऊपर अप्लाई होती है। ठीक है जी, तो आपकी जो फिलॉसफी है ना वो कुछ ऐसे प्रेमिसेस पे बेस है जो कि इन इट सेल्फ फिलॉसफी डिफाइन नहीं कर सकती। उसकी एक बहुत सी सिंपल सी वजह आपको बताता हूँ। आपका जो ये कॉन्टेंजेंसी का आर्गुमेंट है ये खुद कॉजेलिटी को ही टच करता है। और कॉजेलिटी क्या है? आप ये समझते हो कि कॉजेलिटी कुछ इंडिपेंडेंट है चीज, नहीं, कॉजेलिटी इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, फिलोसफर्स ने ना एक मुगालता क्रिएट किया हुआ कि फिलॉसफी जो है वो साइंस की माँ है। नहीं, फिलॉसफी साइंस की माँ नहीं है। क्यों नहीं? अब मैं आपको बताता हूँ। इसलिए नहीं है क्योंकि फिलॉसफी खुद कॉजेलिटी को मानती है। और कॉजेलिटी कहाँ से आई है? कॉजेलिटी ऐसी नहीं है कि इंडिपेंडेंट को लॉजिकल स्फेयर था, वहां पे पहले कॉजेलिटी पैदा हुई और फिर कॉजेलिटी वहां से हमारे यूनिवर्स में परमेट कर गई। नहीं, कॉजेलिटी हमारे यूनिवर्स का एक फिजिकल प्रिंसिपल है। ठीक है जी, कॉज एंड इफेक्ट हमारे यूनिवर्स का एक फिजिकल प्रिंसिपल है। और कॉज एंड इफेक्ट को जब हम किसी चीज के ऊपर अप्लाई करते हैं लॉजिक के स्फेयर में भी, तो आप ये समझते हो कि लॉजिक यूनिवर्स को सुपरसीड करती है और आप सिर्फ एम्पिरिसिज्म में बिलीव करते हो। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि कॉजेलिटी खुद एम्पिरिसिज्म ने दी है। एम्पिरिसिज्म जो है
बेसिकली वो इतनी बेसिक चीज है कि जानदार भी, आम जानदार भी उसको समझते हैं। एक शेर, एक चीता, एक कीड़ा मकोड़ा भी एम्पिरिसिज्म को समझता है। कैसे? कि वो कॉज एंड इफेक्ट को स्टैब्लिश कर सकता है कि ऊपर से एक पत्थर गिरा तो उसने अपना बचाव करना है। एक शेर की चिंगाड़ सुनी है एक जानदार ने, तो उसने छुपना है क्योंकि उसे पता है कि शेर आ गया मुझे खा जाएगा। कॉजेलिटी वो भी स्टैब्लिश कर सकता है। तो कॉजेलिटी क्या है? कॉजेलिटी अपने तौर पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। कॉजेलिटी परमिएट कर रही है आपके लॉजिकल स्फीयर में। लॉजिक क्या है बेसिकली? हम फिलॉसफी पे तो बाद में जाएंगे, अभी हम लॉजिक की बात कर रहे हैं। लॉजिक के जो प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली दे आर, वो क्या है? वो खुद इन इटसेल्फ एक लैंग्वेज है, एक सिस्टम है, एक लॉजिकल सिस्टम। लॉजिकल सिस्टम की जब भी आप बात करेंगे आपके सामने कर्ट कोडैल आके खड़ा हो जाएगा। वो आपको बताने लगेगा कि भाई आपका लॉजिकल सिस्टम जो है वो इनकम्प्लीट है क्योंकि वो कंसिस्टेंट है। अगर वो इनकंसिस्टेंट है तो फिर तो वो लॉजिकल ही नहीं है। अगर एक सिस्टम लॉजिकली कंसिस्टेंट है और वो इनकम्प्लीट है, वो कभी भी आपको नहीं बता सकता कि उसकी ग्रेटर एक्सटेंशन क्या हो सकती है। अब अगली बात, मैंने आपसे पूछा था कि इस यूनिवर्स में कोई नेसेसरी बीइंग एग्जिस्ट करता है, और आपने बड़ी ही धड़ल्ले से ये कह दिया कि हाँ यूनिवर्स में नेसेसरी बीइंग एग्जिस्ट करता है। तो मुझे अफसोस के साथ आपको ये बात बतानी पड़ेगी कि यूनिवर्स में कोई नेसेसरी बीइंग एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? नेसेसरी बीइंग के एग्जिस्टेंस का प्रॉब्लम ये है कि नेसेसरी बीइंग किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता अपने एग्जिस्टेंस। तीसरी बात यह है कि हमने अभी ये एस्टेब्लिश कर लिया कि लॉजिक खुद जो है वो रियलिटी के ऊपर बेस करती है, क्योंकि रियलिटी से मुस्तार लिया हुआ है प्रिंसिपल कॉजेलिटी, ठीक है। इसलिए अगर आप ये समझते हैं कि लॉजिक रियलिटी को सुपरसीड करेगी तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो नहीं करेगी, ठीक है। ये अच्छा अब पॉइंट है आपका गालिब, बड़ा अच्छा। कंप्लीट करें आप, सॉरी मैं इस पे बिल्ड करूंगा हाँ, थोड़ा। तो अब जो मेन चीज है वो क्या है? वो ये है कि क्या इस यूनिवर्स में कोई कंटिंजेंट बीइंग एग्जिस्ट करता है? अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब तक आप उस कंटिंजेंट बीइंग का हमें एविडेंस नहीं देंगे हम उसको मानेंगे नहीं, ठीक है। और अगर आप एविडेंस नहीं दे सकते तो हम ये मानते नहीं है कि यूनिवर्स में कोई कंटिंजेंट बीइंग एग्जिस्ट करता है। अब आप ये कहेंगे कि हाँ जी यूनिवर्स में तो नहीं करता, हाँ लॉजिकल स्फीयर में करता होगा, तो भाई फिर लॉजिकल स्फीयर को साबित करो कि इस यूनिवर्स से बाहर कोई लॉजिकल स्फीयर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स हैं जो कि डीप प्रॉब्लम्स हैं फिलॉसफी के, जिनको आप मेटाफिजिक्स कह लें या जो कुछ भी कह लें। आप समझते हैं ये घिसे पीटे पुराने आर्गुमेंट्स आज साइंस के जमाने में भी चलेंगे, मगर अफसोस के साथ आपको मुझे बताना पड़ेगा आपको कि ये बिल्कुल भी नहीं चलते आज के इस दौर के अंदर, क्योंकि आपके थियस्ट का प्रॉब्लम ये है कि वो वही रटे रटाए आर्गुमेंट्स हमेशा लेके आते हैं और साइंस की प्योर अंडरस्टैंडिंग, इवन के मैथमेटिक्स या लॉजिक की प्योर अंडरस्टैंडिंग लैक करते हैं। इसलिए वो समझते हैं कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है। और जिस तरह आप एक रटा रटाया आर्गुमेंट लेके मेरे सामने आ गए, इस तरह 10 भाई आप जैसे पहले आ चुके हैं इस चैनल के ऊपर, यही सारी बातें मेरे साथ करके जा चुके हैं, लोग सुन चुके हैं। आप नए आए हैं, लोग नए नहीं आए। ये बातें आपने जो अभी की हैं 10 बार हो चुकी पहले हमारे साथ, ठीक है। गोल्डन एज इस्लाम आपने कुछ कहना है? नहीं, मैं आई थिंक आपने वो वाली तो लॉजिकल रीजनिंग तो आपने बता दी। मैं भाई को सिर्फ यही रिकमेंड करूंगा कि देखें, फिलॉसफी हैड इट्स प्लेस इन टाइम, जब इंसान ने एम्पिरिकल एविडेंसेस और ऑब्जर्वेशनल बेस्ड साइंस का जो मैथमेटिकल मॉडल है या जिसको आप साइंटिफिक मेथड कहते हैं, उससे पहले ये होता था कि गुफ्तगू में लॉजिकल जुमले की कंस्ट्रक्शन, ग्रामर की कंस्ट्रक्शन, पहले वो रखा ये रखा, वो सारी बातें चलती नहीं। लेकिन अब इट हैज इट्स प्लेस, फिलोसफी के कुछ जगह इट हैज इट्स प्लेस इन द बॉडी ऑफ नॉलेज। लेकिन जो साइंस आज खड़ी है वो ऑब्जर्वेशन। बस मैं यही बात करूंगा कि मेरे भाई, अच्छे आर्गुमेंट थे ये किसी जमाने में, अब आपको यू नीड टू प्रूव। सो जो गालिब ने एंडिंग कंक्लूड किया, तो मैं ये कहूंगा आप पढ़ें, फिलोसफी भी पढ़ें, बट दूसरी साइंस की चीजों को भी समझने की कोशिश करें, एंड देन काइंड ऑफ ट्राई टू ब्रिज देम टुगेदर। जी, तो आप ये देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पर बहुत लंबा कलाम किया। पहले इन्होंने मुझे नीचे फेंक दिया। हम शाइस्तगी के साथ, क्योंकि हमारा उसूल ही यही है, हम शाइस्तगी के साथ बात सुनते हैं, दूसरे को बात करने का मौका देते हैं, अपनी दलील पेश करते हैं। इन्होंने मुझे नीचे फेंक दिया, मैं फिर भी नहीं बोला। उन्होंने कहा दलील सुनेंगे, दलील क्या मिलेगी। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये क्लेम करते हैं कि भाई मॉडल लॉजिक जो है ना वो कर्ट गोडल ने इजाद, ये इसकी कोई बुनियाद है ही नहीं भाई। कर्ट गोडल से पहले तो क्वांटिफायर्स तक इजाद हो चुके थे, वो सिंबॉलिक सिस्टम्स के अंदर लिखने लग गए थे।
कर्ट गोडल के आने से पहले, लाइबनीज है कर्ट से पहले, कर्ट गोडल से पहले, आपके पास स्पिनोजा है कर्ट गोडल से पहले। ये सारे लोग मॉडर्न लॉजिक को जानते थे, ये कोई ऐसी बात थोड़ी करते। इससे पहले भी आपके पास एक्वाइनस है, इन सब ने ये सब जानते थे इब्न सीना क्या लिख के गए हैं, और ये सब उनको पढ़ चुके थे, या तो बिला वास्ता पढ़ चुके थे या बावास्ता उनकी अपनी कुतुब पढ़ चुके थे, या उनके शागिर्दान की जैसे इब्न तुफैल की कुतुब से ये इस्तेफादा कर चुके थे। तो ये लोग तो पहले से बना चुके थे मॉडल लॉजिक। ये बात ही बिल्कुल गलत है कि कर्ट गोडल ने मॉडल लॉजिक ईजाद की। अच्छा, असल में ना इन्होंने वो गोडल नाम सुना, ये असल में ये बात हुई है, इन्होंने गोडल नाम सुना, इन्होंने कहा यार शायद ना गोडल लॉजिक की बात हो रही है, मुझे तो ये अंदेशा हुआ है, और इन्होंने कहा ये मॉडल लॉजिक के साथ कर्ट गोडल को हम जोड़ देते हैं, वल्लाहु आलम। क्योंकि आगे जो इन्होंने बात की है गोडल के इनकम्प्लीटनेस थ्योरम की, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है मॉडर्न लॉजिक के साथ। मैं वहां पर बैठकर सोच रहा था कि भाई ये शख्स क्या बात करना चाह रहा है, इसको मालूम ही नहीं है ये कौन सी बात को किधर से कनेक्ट कर रहा है। अगर आपको, और इसमें कोई मसला नहीं है, कर्ट गोडल ने जो बात की है वो असल में सादा सी है। कहते हैं कि आपके पास कोई भी जब कोई मंतकी सिस्टम होगा तो उसके पास उसमें आपके पास एक ऐसी प्रोपोजिशन होगी जो कि सच होगी, लेकिन आप उसको प्रूव नहीं कर पाओगे लॉजिकल प्रूफ्स के साथ। कोई मसला नहीं है इसमें, इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि जो कर्ट गोडल ने ये जो प्रूफ दिया है इनकम्प्लीटनेस थ्योरम जैसे हम कहते हैं, ये इन्होंने किस पे दिया है, मंतिक की बुनियाद पे दिया है ना। मंतिक के जो कवानीन, जो बुनियादी कवानीन जो मैंने आपको बताया है, कानून इन्नियत, कानून इर्तिफाए नकीज़ैन और कानून इज्तिमाई नकीज़ैन, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन एंड लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल, इनको यूज करके ही गोडल ने वो थ्योरम पेश किया है ना, उसको इनके अलावा तो पेश नहीं किया ना। तो ये कहना कि गोडल के इनकम्प्लीटनेस थ्योरम से मॉडल लॉजिक के ऊपर कोई फर्क पड़ता है या मॉडल लॉजिक की कोई कैपेसिटी कम हो जाती है, ये बात ही गलत है। ये ऐसे ही है कि आपने लाहौर जाना है, आप लाहौर जाना चाह रहे हैं, और दूसरा बंदा आपको बताने लग जाए यार कराची की सड़कें तो बड़ी बंद चल रही हैं, ये उससे कहें भाई हम लाहौर जाना चाह रहे हैं, आप लाहौर की बात करें। तो इन्होंने दो बिल्कुल मुख्तलिफ बातें जिनका ताल्लुक बनता ही नहीं है किसी तरीके से, उन दोनों को मिलाने की कोशिश की है। भाई इनसे कोई पूछे क्या कौन सी दुनिया के अंदर गोडल के इनकम्प्लीटनेस थ्योरम से या गोडल के ये साबित करने से कि एक ऐसी लॉजिकल प्रोपोजिशन हो सकती है जिसके लिए आप लॉजिकल सब्सटैंशिएशन नहीं दे पाएंगे, ये कैसे साबित होता है कि जो मॉडल लॉजिक है वो सच नहीं है, या मॉडल लॉजिक को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, या ये कहना कि या तो एक चीज वाजिब है या तो एक चीज वाजिब नहीं है, इसका रद्द हो जाता है। कोई मतलब अकल से दूर दूर तक भी कोई बात नहीं है। कोशिश इन्होंने ये की कि ना जरा वो मुश्किल अल्फाज के अंदर ये बात कर दे ताकि जो इनकी अवाम है ना, जो देखने वाले हैं, क्योंकि देखने वालों ने तो खुद तहकीक नहीं की हुई, नीचे आप कमेंट्स जाके देखें वो वहां पे कह रहे हो वाह सर, वाह गालिब सर, वेरी गुड, आपने कमाल कर दिया। उन्हें खुद नहीं पता कि भाई क्या बात हो रही है। उसने कहा बस किसी तरीके से ना उनको लगे कि मैंने बड़ी कोई डीप किस्म की बात की है और क्या बेहतरीन बात की है, और बस मैंने रद्द कर दिया शख्स का। जो मंतिक समझते हैं, जिन्होंने ये असल में बात पढ़ी है, जो कि या तो मैथ से शगफ रखते हैं, मैथ में खास करके सेट थ्योरी वगैरह से, या लॉजिक से शगफ रखते हैं, मंतिक से, तो उनको ये बात साफ पता है कि इस बंदे की बात में कुछ मैचिंग बन ही नहीं रही, उसने कोई बात की नहीं है असल में। अच्छा, दूसरी ये बात करते हैं कि ये रियलिटी और मादे को एक एक कर रहे हैं। ये बात तो खुद एक मफरूज है कि जितनी भी रियलिटी है वो मादा है। इसका आपके पास क्या सबूत है? क्योंकि अगर सारी रियलिटी, सारा वजूद मादा है तो इसके ऊपर आपको कोई दलील देनी पड़ेगी, आपको दिखाना पड़ेगा कि वजूद का मतलब ही ये यही होता है कि वो मादा हो। इसकी कोई दलील है ही नहीं। गैर मादी वजूद मौजूदात भी हो सकते हैं, इसके अंदर कोई कॉन्ट्रडिक्शन है क्या? इसके अंदर से कोई इज्तिमाई नकीज़ैन हो रहा है? नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो ये चीज वजूद रख सकती है, क्या महाल है इसका वजूद रखना? तो ये ऐसी बातें कर रहे हैं और कहते हैं अच्छा इस आलम में कोई वो वाजिबुल वजूद हो ही नहीं सकता। भाई जब हम कह रहे थे इस आलम में, हमारा ये मतलब नहीं था कि मादी दुनिया, यहाँ पे दोबारा मुगालता कर रहे हैं। इसे कहते हैं इक्विवोकेशन फैलेसी, जिसमें आप एक ही लफ्ज के दो मतलब ले रहे हो। जैसे मैं कहूँ कि भाई मेरा जो भाई है ना वो बहुत बड़ा सितारा है, सितारे से मेरे यहाँ पे मुराद फिल्मी वो जो सितारा होता है, और ना फिर हम कहें कि जो सितारे होते हैं ना वो अक्सर गर्म होते हैं। यहाँ पे जो सितारे से मुराद है वो जो नजूम होते हैं, और फिर हम कहें कि जो मेरा भाई है वो भी गर्म है। तो ये इसे कहते हैं इक्विवोकेशन फैलेसी, मतलब आप जब एक लफ्ज के दो मायने इस्तेमाल कर रहे हो। तो पहले जब इन्होंने आलम का लफ्ज इस्तेमाल किया वो कॉस्मोस वाली सेंस के अंदर, उस सेंस के अंदर कि हमा मौजूदा जितने भी मौजूदात हैं उन सब का जो मजमुआ है उसको ये आलम कह रहे थे। उसमें तो सही है, उसमें तो हम कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है वाजिबुल वजूद वजूद रखता है।
फिर ये लफ्ज का मतलब चेंज करते हैं और उसको आलम को ले आते हैं मादी दुनिया के अंदर। तो इसमें तो कभी भी हमने से किसी ने कहा ही नहीं कि जो वाजिबुल वजूद है वो मादी दुनिया के अंदर वजूद रखता है। हमने तो कहा मादी दुनिया से वो मुबर्रा है, और जो मादी दुनिया है और जितनी भी चीजें हैं जो कि मुमकिनुल वजूद हैं वो अपना वजूद वाजिबुल वजूद से अखज करती हैं। तो यहाँ पर भी इनका ये मुगालता, और दलील इनके पास कुछ नहीं है। दलील इनके पास ये है कि देखें जो मंतिक के कवानीन है ना उनसे कुछ साबित नहीं होता। अब इनसे कोई बंदा पूछे अच्छा अगर मंतिक के कवानीन से कुछ साबित नहीं होता तो दो ही पॉसिबिलिटी, दो इम्कान हैं। या तो मुमकिन मंतिक के कवानीन जो हैं वो सच नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा है तो आप बताएं ना फिर कि मंतिक के कवानीन कैसे सच नहीं है। क्या ऐसी कोई चीज हो सकती है जो हो भी और ना भी हो, या ऐसी चीज हो सकती है जो ना भी हो और उसका होना भी ना हो? क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या ऐसी चीज हो सकती है जो अपने आइडेंटिकल भी हो, इनियत भी हो जिसकी, और उसकी इनियत ना भी हो? नहीं हो सकती, जाहिर सी बात है। ये बुनियादी बदीही कवानीन है, इनको तो इनके ऊपर आप सवाल भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनके ऊपर सवाल करने के लिए भी आपको इन बदीही कवानीन का ही सहारा लेना पड़ेगा, वरना आपके सवाल की कोई मंतकी उसका कोई ढांचा मौजूद होगा ही नहीं। या दूसरी बात यह है कि जो बुरहान गलत है, अगर बुरहान गलत है तो आप साबित करें। बुरहान के ऊपर आपने देखा अभी तक कोई इन्होंने जवाब नहीं दिया बुरहान का। सारा इनका जवाब क्या है कि भाई असल में जो मंतक है ना वो मंतक गलत है। ये असल में ये मंतिक के इनकारी लोग हैं, क्योंकि इन्हें पता है अगर मंतिक के अंदर चले गए, मंतिक का इस्तेमाल करने लग गए तो फिर ये जो हम बातें कर रहे हैं जो कि अक्ल के ऊपर मबनी नहीं है, फिर इनको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए ये सीधा सीधा इन्होंने मंतिक का ही रद्द कर दिया। मंतिक के 3 कवानीन है, तीनों का ही रद्द कर दिया। और कोशिश क्या कर रहे हैं, जैसे वो गोडल्स के इनकम्प्लीटनेस थ्योरम से ना किसी तरीके से ये साबित हो जाएगा कि मंतिक का रद्द होता है। हालांकि ऐसा है ही नहीं। गोडल ने तो खुद इनकम्प्लीटनेस थ्योरम देते हुए साबित किया है, ये उसने मंतिक के कवानीन का इस्तेमाल किया है। ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे आप कहें, ये इतनी वाज़ेह बात है कि जैसे आप कहें कि यार जो शेक्सपियर था ना वो इंग्लिश के अंदर, अंग्रेजी के अंदर नहीं लिखता था। ओ भाई, शेक्सपियर का नाम ही मशहूर इसलिए है कि वो अंग्रेजी इस्तेमाल करता था, अंग्रेजी के अंदर उसने लिखा। कर्ट गोडल मशहूर ही इसलिए है कि उसने मंतकी कवानीन का इस्तेमाल किया। आप कर्ट गोडल को इस्तेमाल करके ये कहना चाह रहे हो कि कर्ट गोडल ने जो है मंतिक का रद्द कर दिया। इतनी मुजाहिका खेज बात है अगर आप इसको ना समझने की कोशिश करें। खैर थोड़ा और आगे चलते हैं, देखते हैं वहां पे जाके ये क्या बात करते हैं। अब इससे भी ज्यादा मुजाहिका खेज बातें इंशाअल्लाह आपको नजर आएंगी। चले ब्रदरन ऑफ प्योरिटी, आपने कुछ कहना है एंड पे तो कह दीजिए फिर हम जी जी शुक्रिया। अब आप दोनों ने बोला, मैं भी थोड़ा सा बस 2-4 मिनट मैं भी बोल लूँ जरा। देखें, आपने सबसे पहले गोडल्स की थ्योरम की बात की। गोडल्स थ्योरम से इनकम्प्लीटनेस ऑफ लॉजिकल सिस्टम्स फॉलो करती है, इनकम्प्लीटनेस या सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ लॉजिकल एक्सियम्स फॉलो नहीं करती, बल्कि गोडल्स अच्छा थ्योरम तो फिर जो फिर वो कहाँ डेमोन्स्ट्रेशन से वो कहाँ से एक आती है, मिनट वो कहाँ से भाईजान, आती है, वो आपने बात किया ना, एक मेरे मिनट प्यारे भाई, यार आपने बात नहीं किया मेरे ना, अब मैं भाई, बात आपने बहुत बड़ा इधर एक अब बात थ्रो कर दी है, ठीक है। तो फिर वो कहाँ से आती है ये बता दें, क्योंकि मैंने जो बात की थी मैंने ये कवर कर दिया था वो कहाँ से आती है, ठीक है। मैंने कवर कर दिया था, मैंने यहाँ पे ये बात कवर कर दी थी कि लॉजिकल सिस्टम्स के अंदर जो कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करने वाला प्रेमिस है वो कहाँ से आता है, मगर शायद आपको समझ नहीं भाई मैंने कंसिस्टेंसी की बात ही नहीं की। आपने ये कहा है कि मॉडल आपको ये गोडल पता है की कि जो कंसिस्टेंसी एक होती क्या है? मिनट भाई, बात खत्म, जुमला तो खत्म करने दें जरा। गोडल्स थ्योरम से इनकम्प्लीटनेस ऑफ लॉजिकल सिस्टम्स फॉलो करती है, सही है, ये तो मैंने बात ही नहीं कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूं कि गोडल्स थ्योरम से जो लॉजिकल एक्सियोम्स हैं, जैसे LNC है, लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन है, लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी है, ये तो क्वेश्चन नहीं होते ना, गॉडल ने खुद क्वेश्चन किया है, बल्कि डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ जो सिस्टम इटसेल्फ है, इनकम्प्लीटनेस, वो इनके ऊपर बेस्ड है। ठीक हो गया? तो आप मैंने जब क्या जब मैंने जब क्या एक इसके मिनट एक खिलाफ कोई मिनट बात कही है? मैंने एक मिनट इसके खिलाफ कोई बात कही है? नहीं नहीं, आप कह रहे हैं ना मॉडल लॉजिक, आप कह रहे हैं मॉडल लॉजिक को डिबंक कर दिया किसी तरीके से गोडल्स के सिस्टम ने। नहीं, क्योंकि गोडल का जो सिस्टम है वो इनकम्प्लीटनेस ऑफ मैथमेटिक्स के ऊपर बात करता है। मॉडल लॉजिक है जो कि बेस्ड है लॉजिकल एक्सियोम्स के ऊपर। लॉजिकल एक्सियोम्स तो गोडल बल्कि हर मैथमेटिशियन एक्सेप्ट करता है, क्योंकि उसके बगैर ना आप साइंस कर सकते हो ना लॉजिक कर सकते हो। तो मुझे समझ नहीं आया आपका पॉइंट कैसे रेलिवेंट है मॉडल लॉजिक के खिलाफ। चलें ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बातें इसका मतलब है कि जो मैं समझ रहा था कि आपके ऊपर से गुजर गई हैं, आई एम सॉरी टू से, वो बात बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको ये बताया था कि लॉजिक एक एक सिस्टम है, एक सिस्टम है जो कंसिस्टेंट है मगर इनकम्प्लीट है, ठीक है। हर इनकम्प्लीट सिस्टम में कुछ प्रेमिसेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ गिवन होते हैं। शायद आपने इस बात को, मैं समझ रहा था कि आपको पता होगा, शायद नहीं पता, या शायद आपको वाकई पता है,
मगर आप इस एंगल से देख नहीं रहे कि हर लॉजिकल सिस्टम के अंदर कुछ प्रेमिसेस ऐसे होते हैं जो गिवन होते हैं, जो सिस्टम के अंदर रहते हुए खुद प्रूव नहीं किए जा सकते। जी ठीक बिल्कुल है जी, मैंने बिल्कुल। आपको ये बात कही थी। जी जी मैं और एक्सेप्ट करता मैंने हूँ, एक लेकिन मिनट इससे एक इससे मिनट कुछ साबित हो यार, इस हाँ, इससे बहुत कुछ साबित होता है। साबित पहले ही हो गया था, मगर आपने गौर नहीं किया उस पर। वो क्या साबित हुआ था कि कोजैलिटी, जो कि लॉजिक का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, ठीक है, जिसकी बेस के ऊपर टोटल फिलॉसफी खड़ी है, मेटाफिजिक्स खड़ी है, जिसकी बेस के ऊपर लोग बैठ के मल्टीवर्स के जो है ना वो एक्सियम्स और थ्योरम्स बना रहे हैं, ठीक है, कोजैलिटी की बेस के ऊपर। समझ गए? पूरी साइंस कोजैलिटी पे बेस करती है। वो कोजैलिटी जो है वो फिजिकल वर्ल्ड का एक प्रिंसिपल है, जिसे ऑब्जर्व करने के बाद आपने अपनी मैथमेटिकल लॉजिक में, मॉडल लॉजिक समझ लें, जो मर्जी लॉजिक समझ लें, डिडक्टिव नॉन डिडक्टिव जितनी मर्जी लॉजिक समझ लें, आपने उसके अंदर लगाया। ठीक है, तो आप ये समझ रहे हैं कि रियलिटी आपके बताए हुए कंटिंजेंसी के आर्गुमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, मगर मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपका जो कंटिंजेंसी का आर्गुमेंट है वो लॉजिकल आर्गुमेंट है, और लॉजिक इटसेल्फ खुद रियलिटी पे डिपेंडेंट है। रियलिटी की बेटी है लॉजिक, लॉजिक की बेटी रियलिटी नहीं है। ये बात मैं आपको समझा रहा था सिर्फ और सिर्फ, जो कि शायद आपको समझ नहीं आई। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, शुरू में एक लफ्ज बता दिया था कि आपके लॉजिकल आर्गुमेंट, कंटिंजेंसी आर्गुमेंट, या आपके जो है जितने भी आर्गुमेंट हैं, मॉडल लॉजिक से कर्ट गोडेल का अपना जो है प्रूफ ऑफ गॉड उसने दिया हुआ है, ये जितने भी थे, ये जितने भी हैं, ये लॉजिकल आर्गुमेंट्स हैं, और लॉजिक खुद रियलिटी की बेटी है। इसलिए लॉजिक अगर एक इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, एक कंसिस्टेंट सिस्टम है, इनकम्प्लीट सिस्टम है, खुद रियलिटी से एक प्रिंसिपल बारो करके अपने आप को कंप्लीट कर रही है, तो वो कैसे ये कह सकती है कि वो रियलिटी को कंप्लीटली डिफाइन अच्छा कर वैसे सकती है? बाय द वे इसलिए आपके जितने भी लॉजिकल फार्मूलाज होते हैं, जितने भी ऑन्टोलॉजिकल प्रूफ दिए हुए हैं, ये इस तरह की जितनी भी चीजें दी हैं, ये इनसे रियलिटी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी लैंग्वेज की डोमेन में इनको 2+2=4 कर रहे हैं, अगली बात कोई नहीं है। मैथमेटिक्स की एक प्रॉपर्टी है कि हर मैथमेटिकल इक्वेशन जिसमें इक्वल टू लग जाता है वो ट्रू होती है, मगर जब तक वो इक्वेशन किसी फिजिकल रियलिटी को शो नहीं करती, उसका मीनिंग जीरो होता है। जैसे एक सिंपल सी बात है, E=mc² जो है वो क्या है, वो एक मैथमेटिकली ट्रू इक्वेशन है, ठीक है, मगर जब तक आप उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो कि c है पुट नहीं करते, इट डज नॉट मेक एनी काइंड ऑफ सेंस। उसकी कोई वो कुछ है ही नहीं है। जब आप c पुट करते हैं, जब आप इसे कनेक्ट करते हैं रियलिटी से, तो E=mc² मीन्स समथिंग। विदाउट, अगर हम c की वैल्यू, लाइट की स्पीड की वैल्यू ना लें यूनिवर्स से, इट मीन्स नथिंग एट ऑल। यही वो कनेक्शन है जो कि आपका जो ये कंटिंजेंसी आर्गुमेंट है, मुझे बताएं कि आप कहां से कोई ऐसी चीज लेके आएंगे जो इसे रियलिटी से कनेक्ट करेगी? कुछ है ही नहीं है। जी, तो ये आप देख सकते हैं, फिर उन्होंने सारी इतनी लंबी गुफ्तगू के अंदर आप देख भी लें, कोई लुब्बे लुबाव इस बात का फिर से वही है कि भाई हम मंतक को नहीं मानते, और जब तक आप हमें कोई मादी चीज का मादी सबूत नहीं दिखाओगे ना, तब तक हम नहीं मानेंगे। अगर वो मंतक की बात भी हो तब भी हम नहीं मानेंगे। बात यह है कि अगर आप की बुनियाद ही यही है कि जब तक आप किसी चीज को देखेंगे नहीं तब तक आप उसको नहीं मानेंगे, तो फिर तो आपकी जो पूरी साइंस है वो भी इन्फ्लुएंसेस के ऊपर खड़ी है। आपने सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करके तो खुद नहीं देखे ना। और साइंस में कई ऐसी चीजें हैं जिनको आप एक्सपेरिमेंटली मतलब ऑब्जर्वेशनली प्रूव भी नहीं करते, जिनको आप प्रूव ही किससे करते हो, इन्फ्रेंशियली प्रूव करते हो। तो मंतिक तो एट द एंड मंतिक का तो इस्तेमाल लाजिम है आपके ऊपर। जब तक सारे प्रेमिसेस आपके डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट के अंदर सच होंगे और आर्ग्यूमेंट वेल फॉर्मुलेटेड होगा और वैलिड होगा, तो जो उसका कंक्लूजन है वो भी सच होगा। इसके अंदर कोई दो राय है ही नहीं। कोई शख्स इस बात के ऊपर सवाल करता ही नहीं है। ये मसला, ये सवाल कर रहे हैं इस बात के ऊपर। इनको चाहिए कि जो दलील दी गई है उस दलील का रद्द करें, उस दलील में दिखाएं कि उस दलील के अंदर क्या गलती है।
वरना तो उस दलील का रद्द नहीं हो सकता। ये तो कोई जवाब नहीं है कि भाई हम मंतिक को ही नहीं मानते तो इसका मतलब है कि उसका रद्द नहीं हो सकता। देखें, जब भी आपको प्रेमिसेस दिए जा रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं कहूँ तमाम इंसान मरते हैं और सुकरात भी एक इंसान है, अब सुकरात भी मरेगा या सुकरात भी मरता है, तो अब ये बदीही बात है। अब अगर आपने ये कहना है ना ये बात गलत है, तो इसके ऊपर आपको फिर या तो ये बताना पड़ेगा कि ये मंतकी नहीं है, इसके अंदर मंतकी फॉर्मुलेशन नहीं है, वैलिड नहीं है। वैलिड तो है ये। फिर आपको या तो ये बताना पड़ेगा कि इनमें से एक जो प्रेमिस है, जो कज़िया है, वो गलत है। या तो आप ये कहेंगे कि तमाम इंसान मरते नहीं है, या तो आपको ये कहना पड़ेगा कि सुकरात इंसान नहीं है। जब तक आप ये दोनों बातें तस्लीम कर रहे हैं, तब तक जो कंक्लूजन है वो भी नेसेसरली सच है। अच्छा, बाद में ना ये लोग मॉडल, जो मैथमेटिकल मॉडल होता है और जो मैथमेटिकल ट्रुथ होता है, उसको ये कंफ्यूज कर देते हैं। हमेशा ये जितने भी लोग हैं ना, ये सारे इस बात को कंफ्यूज कर देते हैं। देखिए, मैथमेटिकल मॉडल क्या होता है? जब आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो किसी की फिजिकल रियलिटी को, कि ये इस मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन से चलती है, ठीक हो गया, ये एक बात है। और दूसरी बात है वो मैथमेटिकल ट्रुथ, ट्रुथ जो है बिमा हुआ इटसेल्फ, अपनी 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 जात के अंदर वो क्या है। अब जैसे मैं कहूं कि भाई ये जो 2 + 2 = 4 है ना, ये एक एक्सटर्नल रियलिटी को एक्सप्लेन करता है। और वो एक्सटर्नल रियलिटी क्या है कि आपने 3 केले लिए और उनके अंदर 2 केले रख दिया, ठीक है। तो ये तो 2 + 2 = 4 तो नहीं है, ये तो 3 + 2 = 5 है, ठीक है। तो अगर मैं 2 + 2 = 4 से इसकी रियलिटी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, तो जाहिर सी बात है कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी। जो फिजिकल रियलिटी है और जो मैथमेटिकल रियलिटी है वो मैच नहीं कर रही होंगी। क्यों? क्योंकि मैं असल में मैं कर रहा हूँ 3 + 2 = 5, और मैं कह रहा हूँ इसको एक्सप्लेन क्या करेगा, 2 + 2 = 4 इसको एक्सप्लेन करेगा। तो ये जो मॉडल है ये इस रियलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए अच्छा नहीं है। इस रियलिटी के लिए मुझे मॉडल चाहिए 3 × 2 = 5 वाला मॉडल चाहिए, ठीक हो गया। तो ये इस बात को कंफ्यूज कर देते हैं। लेकिन क्या अब ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये 2 + 2 = 4 से मैं जब एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और जब वो एक्सप्लेन नहीं होगी, तो इसका क्या मतलब है? 2 + 2 = 4 नहीं होते? नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि जो मॉडल मैं रियलिटी के ऊपर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मॉडल वहां पे बैठता नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है वो मैथमेटिकल ट्रुथ जो अपनी जात के अंदर है वो सच नहीं है। अब जब आपको जब वो मुझे प्रेमिसेस में देगा, तो मुझे साफ सामने गलती नजर आ जाएगी कि भाई यहाँ पे आप ये गलती कर रहे हैं, यहाँ पे आपका ये जो मॉडल है ये फेल हो रहा है, इसलिए ये रियलिटी से कोऑपरेट नहीं कर रहा। तो ये बड़ी बुनियादी बातें समझने की हैं। ये यहाँ पे मंतकी मुगालते करते हैं, और एक बड़ा स्पेसिफिक मुगालता है जिसे हम कहते हैं इक्विवोकेशन फैलेसी। बार बार ये वो करते हैं कि एक ही लफ्ज के 2 मायने लेना। अब ये इससे क्या होता है, ये गलत मबहस होती है। इससे इससे जो जब आप दो मुख्तलिफ मबाहिस को एक बहस बनाने की कोशिश करते हैं, दो मुख्तलिफ मौज़ूआत को एक एक मौजू बनाने की कोशिश करते हैं, बात भी मैथमेटिकल ट्रुथ्स, जो बुनियादी मंतकी क़ज़िये हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ 3-4 दफ़ा, कि जो कानून इनियत है, कानून इर्तिफ़ाए नक़ीज़ैन है और कानून इज्तिमाई नक़ीज़ैन है, जिसके ऊपर आपकी सारी साइंस, जिसके ऊपर आपका सारा मैथ्स, हर चीज़, सारी मंतक, सारे कंप्यूटर, हर चीज़ जो आपकी इन 3 क़वानीन के ऊपर मबनी है। एक तरफ उनकी वैलिडिटी है और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि भाई फलां जो मॉडल है वो रियलिटी को आया ऐसे एक्सप्लेन करता है। यानी ये दोनों डिबेट्स मुख्तलिफ हैं, इन दोनों का ताल्लुक ही नहीं है। एक बंदा आपको वो बुनियादी चीजों की बता रहा है, उन बुनियादी चीजों को आप ये भी नहीं कह रहे कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ या नहीं करता, और दूसरी तरफ आप उनमें से किसी तरीके से ये कहना चाह रहे हो कि अच्छा, चूंकि ये जो फलां रियलिटी का मॉडल है ना, जब हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो ये अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं करता, तो इस वजह से ये जो बुनियादी मंतकी क़ज़िये हैं ये गलत है। भाई ये जो आपने कंक्लूजन निकाला है ना कि कोई स्पेसिफिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता रियलिटी को, ये भी आपने मंतक से ही निकाला है, मंतकी क़वानीन का इस्तेमाल करते हुए ही निकाला है। फिर ये कहते हैं कि जो कॉज़ैलिटी है वो तो भाई हमने एक खारजी दुनिया को देख के बनाई है। नहीं भाई, यही तो बुनियादी बात है। अगर फ़लसफ़े की आपने मबाहिस पढ़ी होती, इब्न सीना को आपने अगर पढ़ा होता, लाइबनीज़ को पढ़ा होता, आपने स्पिनोज़ा को पढ़ा होता, अभी पिछले सदी के लोग गुजरे हैं, यहाँ तक कि वो एथियस्ट थे वो लोग। वुडवर्ड है आपके पास लुइस है, आपके पास और बहुत से लोग हैं जिन्होंने मेटाफिजिकल अकाउंट्स ऑफ कॉजेशन दिए हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सबबियत, तारीफ सबबियत जो उन्होंने दी है वो मेटाफिजिकल है, और मेटाफिजिकल ही अकाउंट्स दिए जाते हैं। और इब्न सीना ने भी जो अकाउंट दिया वो मेटाफिजिकल है। अगर एक खारजी रियलिटी को हम ना भी देखें,
अगर खारजी रियलिटी एग्जिस्ट भी ना करती हो, वजूद भी ना रखती हो, तब भी ये जो सबबियत की जो तारीफ इब्न सीना ने दी है और जो बयान सबबियत पेश किया है इब्न सीना ने, वो सही रहेगा। तब भी ऐसा नहीं हो जाएगा कि अगर खारजी रियलिटी वजूद नहीं रखती तो इससे ये साबित नहीं हो जाएगा कि एक चीज वजूद रखती भी और नहीं भी रखती, या 2 जमा 2 5 नहीं हो जाएगा। वो अपनी जगह वो जो सच है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो ये बात समझने की ज़रूरत है, ये बात इन लोगों को समझ नहीं आती, ये दोबारा वहाँ पे गलती कर रहे हैं। और इस ये गलती बिल्कुल वाज़ेह है, अगर आप कोई भी मेटाफिज़िकल अकाउंट पढ़ लें, किसी भी रैशनलिस्ट फिलॉसफर की तरफ से, ख्वाह वो वेस्ट का हो, ख्वाह वो मशरिक का हो, ख्वाह वो मगरिब का हो, ख्वाह वो हिंदू हो, ख्वाह वो मुसलमान हो, ख्वाह वो ईसाई हो, ख्वाह वो मुल्हिद भी, यहाँ तक कि मुल्हिदीन भी जो हैं वो उन्होंने भी मेटाफिज़िकल अकाउंट्स ऑफ कॉज़ेशन प्रेज़ेंट किए हैं। मैंने आपको मिसाल दी है, लुईस की मिसाल दी है, और भी हैं, वुडवर्ड भी है, और भी हैम्पल भी हैं, और भी लोग हैं ऐसे जिन्होंने मेटाफिज़िकल अकाउंट्स ऑफ कॉज़ेशन दिए हैं। अभी पिछली सदी की बात है, अभी भी वेस्टर्न एकेडमिया में ये लोग मौजूद हैं। तो ये बात है, बड़ी सादा सी बात है, इसको समझने में कोई इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये अपनी तरफ से वो उस डिबेट को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये असल डिबेट का जवाब नहीं दे सकती, मुगालतों पे मबनी बातें हैं सारी। अब इस बात का आपको पूरी वीडियो के अंदर कहीं जवाब नहीं मिलेगा कि भाई वजूद या तो वाजिब है या मुमकिन है। अगर सारा का सारा वजूद मुमकिन होता तो अदम को वजूद बख्शना पड़ता, अदम का वजूद बख्शना जो है वो महाल है, इसलिए वजूद में एक चीज़ का वाजिब होना ज़रूरी है। सादा सी बात है, इसका कहीं पूरी वीडियो के अंदर रद्द नहीं है। रद्द है, अगर कोशिश भी है तो इसकी तो रद्द करने की भी कोशिश नहीं की। रद्द करने की कोशिश किसकी की है? मंतक के रद्द करने की कोशिश की है। तो निहायत बड़े-बड़े जो मसले हैं इनके व्यूज के अंदर मौजूद हैं, इनकी बातों के अंदर मौजूद है। और अब हम देखते हैं आगे और भी मुज़ाहिका ख़ेज़ बात है। आगे अब ये क्वांटम मैकेनिक्स का गलत इस्तेमाल करेंगे, वो भी हम इंशाअल्लाह आपको दिखाते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स का ये कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि देखें, कोई भी सिस्टम अगर इनकम्प्लीट भी हो, मैं थोड़ी सी बस एक बात करना चाहता, इसके अंदर कोई भी इनकम्प्लीटनेस हो, जो भी हो, उससे कभी भी एक्सियोम्स जो है ना मैथ्स के, जो 3 एक्सियोम्स है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन, ऑफ लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मेटल, ये क्वेश्चन नहीं हो सकते। और ये इतने बेसिक हैं कि इनके ऊपर यार उनकी बात, ओ मेरे चांद, उनकी बात कौन कर रहा है? नहीं 1 मिनट, उनकी बात कौन कर रहा है यार? आप बार बार बीच में उनको नहीं, मुझे उनकी बात नहीं कर रहे खत्म तो करने दें यार, 1 मिनट में आगे। मैं ये पॉइंट नहीं, अगला पॉइंट है जो कहने जा रहा हूँ, वो ये है कि रियलिटी के अंदर जितनी भी चीजें होंगी वो ना प्रिंसिपल ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन को वायलेट करेंगी, ना प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूडेड मेटल को वायलेट करेंगी, ना लॉ ऑफ आइडेंटिटी को वायलेट करेंगी। ठीक हो गया? इसीलिए मुझे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट इतने अच्छे लगते हैं कि वो बेचारे ये सोचते हैं कि रियलिटी की कोई वैल्यू नहीं है, बस मैथमेटिक्स ही सब कुछ है। नहीं, क्या ऐसी चीज हो सकती है जो हो भी और ना भी हो? चंदा, इस बात का इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। यही है, आप कुछ और कलाबाजियां लगा रहे हैं। यही तो है। मैं जो आपको पीछे बात सारी समझा के आया हूँ वो आपको यहाँ तो समझ नहीं आई, यहाँ आपको समझ आ गई और आप जानबूझ के उसे डॉज कर। भाई मुझे समझ भी आ गई है और वो बात इधर नहीं बैठती। आप वही तो बात बैठती है, आपको लॉजिक नहीं समझ आई भाई जनाब। नहीं क्यों नहीं बैठती? जब आपको मैंने ये समझा दिया कि देखें एक्सियोम्स छोड़ दो यार, ये दाल में 10 बार पका चुका हूँ यहाँ पे। सब्सटेंशिया निगरा, आपने कोई बात करनी है तो कर दीजिए, फिर हम आगे जाएं। गालिब, 5 घंटे हो गए। थैंक यू फॉर टेकिंग मी। और दूसरा ये कि इन भाई को भी रखें स्ट्रीम में, क्योंकि स्टेटिस्टिकली ऐसा होता है कि जब लोग स्ट्रीम छोड़ते हैं तो उसके बाद वो फिर सुनते नहीं है। तो सबसे पहले गालिब, आपका क्या हाल है? मैं ठीक सर, आप सुनाएं। अच्छा, गोल्डन एज इस्लाम, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एंड ब्रेदरन ऑफ प्योरिटी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द चैनल। अच्छा किया कि आपने ये चैनल पे स्ट्रीम पे ज्वाइन किया, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं। जो मैं अभी कहूँगा वो एक किस्म की रेपिटेशन होगी गालिब के साथ, लेकिन क्योंकि आपने ये क्वेश्चन सामने रखा है, कंटिजेंसी आर्गुमेंट सामने रखा है, तो मेरे ख्याल से ऑडियंस की क्लैरिटी के लिए थोड़ी सी रेपिटेशन जो है उसकी मैं लिबर्टी लेता हूँ चीजें कुछ रिपीट करने के लिए। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले थोड़ी सी हमें क्लैरिटी चाहिए है कंटिजेंसी आर्गुमेंट को समझने के लिए। कंटिजेंट का क्या मतलब होता है? कंटिजेंट का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है कंडीशनड अपॉन समथिंग। ठीक है, तो नॉट नेसेसरली ये मतलब नहीं है यार, यही मतलब है यार। 1 मिनट, अब डेफिनेशन तो ना बदलो मेरे भाई। नहीं मॉडर्न
यार एक मिनट, आप सर बात करें। नहीं, अगर आपको कंटिंजेंट का मतलब है कंडीशनड अपॉन समथिंग, अभी उसको हाँ। मैं वो आप समझिए कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो किसी किताब का सफ़ा है, हो सकता है कि आपके सवाल का जवाब अगले सफ़े पर आ रहा हो। तो जी बोलें बोलें। जी, जी। तो कंटिंजेंट का मानी जो है वो है कंटिंजेंट अपॉन समथिंग। जब आप ये कहते हैं वो ये है कि वो कंडीशनड अपॉन समथिंग है। इसमें वो जो जिस जिस ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है या किसी नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, उसमें उसकी माहियत के बारे में भी बात हो सकती है वो, और उसकी अकरेंस के बारे में भी बात हो सकती है। यानी उसकी माहियत जो है अपने अंदर वो कहीं से जो अज्जाए तरकीबी है वो मुस्तार ले रही है कहीं से, या कि अपने अंदर क्या कहते हैं उसकी माहियत है, या उस अज्जाए तरकीबी के जो 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 अरेंजमेंट है उसमें तब्दीली आने के लिए कोई उसको एक्सटर्नल कंडीशन चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आप पूरी दयानत से हिसाब लगाएंगे तो कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट एट द एंड ऑफ द डे उसके डांडे कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट के साथ जाकर ही मिलते हैं। नहीं ये नहीं भाई, हम ये कोशिश वाला प्रेजेंट ही नहीं कर रहे, ये तो अभी आपने कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट ही प्रेजेंट कर दिया दोबारा। सुनिए तो सही ना, सुनिए, बात नहीं, ये है मुकम्मल ही होने नहीं वो दीजिए। कंटिजेंसी आर्गुमेंट। आपने बात किया है कि भी कंटिंजेंसी जो कंटिंजेंट बीइंग है वो या तो खुद एग्जिस्ट कर सकता है। आपने आपने एक डाइकोटमी क्रिएट की कि या तो एक कंटिंजेंट बीइंग है जो कि अपनी एग्जिस्टेंस किसी और ऑब्जेक्ट से ले रहा है, हाँ, ठीक है, और क्लासिकल कंटिंजेंसी ठीक आर्गुमेंट। है, और एक हाँ। नॉन कंटिंजेंट बीइंग है जो कि अपनी एग्जिस्टेंस किसी और ऑब्जेक्ट से नहीं ले रहा है। ये लफ्जों का खेल है मेरे भाई। आप जब ये कहना कि वो अपनी एग्जिस्टेंस किसी और एंटिटी से ले रहा है, इसका यही मतलब है कि वो एंटिटी उसकी एग्जिस्टेंस के लिए प्री कंडीशन है और उसी को हम कॉज कहते हैं। ये जो आप लफ्जों का खेल, जाहिर बात नहीं, है ये कि भी नेसेसरी नहीं है कि हर कंडीशन कॉज हो। हिस्टोरिकली यानी वो कंट्रीब्यूटिंग कॉज होती है। अगर वो एक नेसेसरी कंडीशन है, वो शायद सफिशिएंट कंडीशन ना हो, वो आपके मगर अकाउंट ऑफ कॉजेशन पे डिपेंड करता है। वो जो सारी जो सारी नेसेसरी कंडीशंस है, दे टुगेदर आर कलेक्टिवली कॉजिंग समथिंग। ठीक है, अभी आप इस पर आए। जो ये असल बात तो आगे आ रही है, लेकिन मैं पहले बता रहा हूँ कि तारीख में जो थोड़ी सी जाहिरी बात है कि जब किसी ने कोई अपना जिस तरह आपको पेपर भी लिखते हैं या आइडिया भी पेश करते हैं, तो आपको पहले ये एस्टेब्लिश करना पड़ता है कि जो आप बात कर रहे हैं वो एक नॉवल आइडिया है या उस आइडिया के साथ उसके ओवरलैप नहीं है। तो जो कंटिंजेंसी आर्गुमेंट का जो आइडिया है उसका कॉजेलिटी और कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट के साथ अगर आप पूरी दयानत से अंदाजा करेंगे, और अभी जरूरी नहीं है, मैं आपको ऑन द स्पॉट बिल्कुल नहीं पेश करना चाहता, और मैं इससे वाकिफ हूँ कि आप एक स्कूल ऑफ थॉट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ब्रेदरन ऑफ प्योरिटी। ये मैं आपको ऑन द स्पॉट नहीं पेश कर रहा, मैं इस बहस से वाकिफ हूँ जो आप सामने लेकर आ रहे हैं। खैर, पॉइंट ये है कि ये कि असल जो मसला है इस आर्गुमेंट में, कंटिंजेंसी आर्गुमेंट की जो बेसिक मसला है वो क्या है? वो मसला ये है कि जो इसके लिए आपको कॉजेलिटी को समझना पड़ेगा। जिस तरीके से गालिब ने पहले कॉजेलिटी की बात की है, उसको पहले मैं एक और अल्फाज में, एक और अंदाज में पेश करता हूँ, और हमारी गालिब के साथ अक्सर इन मौज़ूआत पर बात रहती है। वो ये है कि जो कॉजेलिटी का भी जो प्रिंसिपल है कि चीजों के होने के लिए या किसी चीज के होने के लिए उसको कोई कॉज या कंडीशन चाहिए या प्रायर कंडीशन चाहिए है, ये प्रिंसिपल हम यूनिवर्स की एक प्रॉपर्टी है जिसको जो हम इन्फर करते हैं यूनिवर्स के लॉज से। ठीक है, यानी जब हम ये कहते हैं कि फंडामेंटल पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, फंडामेंटल फोर्स की फील्ड्स एग्जिस्ट करती हैं, और उस फील्ड में अगेंस्ट द पोटेंशियल चीजों में तब्दीली लाने के लिए आपको कोई कॉज चाहिए है या कोई एजेंसी चाहिए है। हम उन प्रिंसिपल से, उन लॉ से ये कॉजेलिटी का प्रिंसिपल इन्फर करते हैं, और ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग्स उस यूनिवर्स में इवॉल्व हुए हैं, तो हमारा ब्रेन भी किसी हद तक इवॉल्व हुआ है उस प्रिंसिपल को मिरर करने के लिए। अब पॉइंट ये है कि जब इन द एब्सेंस ऑफ दोज लॉज
जो कि जिनसे कॉजेलिटी हम इन्फर करते हैं, जब फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं एग्जिस्ट करते, जब फंडामेंटल फोर्स फील्ड्स नहीं एग्जिस्ट करती, जब कोई अपोजिंग फोर्सेस नहीं है जिनके अगेंस्ट मूव करने के लिए आपको एजेंसी चाहिए, तो कॉजेलिटी भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो उस स्टेट में आपको चीजों के होने के लिए कॉजेस चाहिए नहीं है। आप इस बात को तो देयरफॉर ये कहना कि आपको ये हमेशा ही कॉज चाहिएगा, यानी कॉज की रिक्वायरमेंट हमेशा ही रहेगी या कंटिंजेंसी हमेशा ही रहेगी, ये बात ये एक बहुत बड़ी लीप है। दरअसल हमें आपकी क्लासिकल लॉजिक हम मॉडर्न डे टाइम में नहीं आती, आपकी क्लासिकल लॉजिक भी सीख के ये बता रही है हमें कि जब लॉज ऑफ फिजिक्स हैं तो कॉजेलिटी है। कॉजेलिटी लॉज ऑफ फिजिक्स और यूनिवर्स को प्रिसीड नहीं करती। तो जब कॉजेलिटी लॉज ऑफ फिजिक्स और यूनिवर्स को प्रिसीड नहीं करती, तो यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस में आने के लिए कोई कॉज चाहिए नहीं है, क्योंकि कॉजेलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। इल्लत तो मालूल का कानून ही नहीं उसका वजूद ही नहीं है। एक पहली बात ये। दूसरा जो इम्पोर्टेंट मसला ये है कि हमारा ब्रेन चूंकि इस कॉजल वर्ल्ड में इवॉल्व हुआ है, तो हम हर चीज में डाइकोटमी और बाइनरीनेस तलाश करते हैं, बाइनरी चीज तलाश करते हैं। ये जो हमने कह दिया कि या तो एक बीइंग कंटिंजेंट होगा और या नहीं होगा, हाँ, ये दरअसल ये हमारा बायस है ह्यूमन माइंड का। हमारी लॉजिक जो है, जो हमारा ह्यूमन माइंड और ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व किया है, उसकी कुछ बातें ठीक होती हैं, कुछ बातें गलत होती हैं। हमारी डीप इंट्यूशंस कुछ ठीक होती हैं, कुछ गलत होती हैं। वो बड़ी अच्छा सोर्स है, हमारी डीप इंट्यूशंस बड़ा अच्छा सोर्स है नए आइडियाज को जनरेट करने के लिए। एट द एंड ऑफ द डे लेकिन उन आइडियाज को हम एक्सेप्ट तभी करेंगे जब वो रियलिटी के साथ कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है जी, और लॉजिकली उनका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस होगा। तो ये कह देना, जो इसकी जो बिल्कुल जो रूट ये कह देना कि अच्छा या तो कोई कंटिंजेंट बीइंग होगा, दो ही पॉसिबिलिटीज है, या नॉन कंटिंजेंट बीइंग होगा, यहीं पर मसला है। सबसे पहले ये स्टार्टिंग पॉइंट में ही मसला है कि हम ये कह ही नहीं सकते कि कोई नॉन कंटिंजेंट बीइंग होगा, क्योंकि हमारे पास नॉन कंटिंजेंट बीइंग की ऑब्जर्वेशन का सैंपल डेटा सेट इज जीरो इन दिस यूनिवर्स। हमने कभी कोई नॉन कंटिंजेंट बीइंग देखा ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। सेकेंडली, एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस एक दूसरे की जिद नहीं है, डुअलिटी यहाँ पे अप्लाई ही नहीं हो सकती। ये आपने और मैंने बात कई बार पहले डिस्कस की हुई है। जी, उसको हम एलैबोरेट कर लेंगे, लेकिन इसको भी जरा लेंगे। मैं सिर्फ ऑडियंस की क्लैरिटी के लिए कि कंटिंजेंसी आर्गुमेंट के अंदर बेसिक जो डेफिशिएंसी है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, उसका स्टार्टिंग प्रेमिस है। ये कह देना कि या तो बीइंग्स या तो कंटिंजेंट हो सकती हैं, नॉन कंटिंजेंट हो सकती हैं, यहीं पर एक लीप है, यहीं पर बात रुक जाती है, गाड़ी आगे चलती नहीं है। तो मैं I'll stop over here. Thank you. I think Substantia ने पहली दफा इनके साथ एक इन पे कॉल पे बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। अब उनकी एक लेटर पार्ट में जहाँ पे ह्यूमन इंट्यूशन को यूज किया, एक नॉट अ वेरी डायरेक्ट टॉक, बट कि जी ह्यूमन इंट्यूशन हमें बाइनरी, जो हमारी एवोल्यूशन हुई है तो हम हमेशा चीज़ों को बाइनरी देखते आए हैं। नाउ व्हेन वी लुक एट द वर्ल्ड, हमें नजर आ रहा है कि दुनिया बाइनरी नहीं है बहुत सारी चीज़ों में। इस साल का नोबेल पीस प्राइज, पीस प्राइज कह रहा हूँ, फिजिक्स का प्राइज मेरे भाई को वो क्वांटम एंटेंगलमेंट के काम के ऊपर जो है वो गया। अगर आप उसको देखेंगे तो वहां तो कंप्लीट फेलियर आ जाता है कि अगर एक पार्टिकल एक यूनिवर्स में यहाँ एक जगह मौजूद है और एक और दूसरी जगह मौजूद है, जब आप इधर वाले को ऑब्जर्व करेंगे तो वो दूसरे वाला भी एक सर्टेन वे में बिहेव करेगा। तो फिजिकल वर्ल्ड तो सिंपल, और इस पे नोबेल प्राइज आ चुका है। फिजिकल वर्ल्ड इज मच मोर कॉम्प्लेक्स एंड नॉन इंटुइटिव देन व्हेन वी थॉट। जो इसकी एक सिंपल एग्जांपल मेरे ख्याल से इस साल का नोबेल प्राइज है क्वांटम एंटेंगलमेंट के ऊपर। और दो से ज्यादा पार्टिकल्स को भी एंटेंगल नहीं, सॉरी एक सेकंड, आपको मैं आखिरी बात करने का मौका देता हूँ। पहले सुपर चैट देख लूं क्योंकि लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत भेजी हैं। विटर ट्रुथ, शुक्रिया आपका सुपर चैट का, थैंक यू। आगे चले तीनों। वरुण ने कहा गोल्डन एज काफिर बुक्स को अरबिक में ट्रांसलेट किया। हाँ एग्जैक्टली, ये तो बात है। गोल्डन एज इस्लाम में यही हुआ था कि काफिरों की किताबों को मुतज़िला ने और दारुल इल्म के अंदर बहुत सी किताबों को, जो कि ग्रीक नॉलेज था, पुराना लैटिन नॉलेज था, उसे ट्रांसलेट किया गया था। शुक्रिया वरुण आपका, थैंक यू, आप हमेशा सपोर्ट करते हैं। वरुण ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह गोडेल लाइक जीसस वाज अ मुस्लिम। हाँ जी, गोडेल जो था वो बेसिकली ही वाज अ काफिर, ठीक है, ही वाज नॉट अ मुस्लिम, नॉट अ क्रिश्चियन।
अच्छा आगे चलें, क्रिश्चियंस ने बहुत यूज किया उसको। अच्छा, बी हैप्पी सीम्स लाइक कंजूसी एट इट्स बेस्ट, कम ऑन गाइस। बी हैप्पी ने सुपर चैट भेजा। हाँ जी दोस्तों, देखें बी हैप्पी आपको कह रहे हैं कंजूसी ना करें। थैंक यू बी हैप्पी, आपका अच्छा लोगों को रिमाइंड कराने के लिए। आगे चलते जाएं टीनू। और वरुण ने कहा गालिब आपने इस चांद को यहाँ नहीं बताया है कि मैथमेटिक्स को स्ट्रिंग थ्योरी का भी वर्कआउट हो जाता है, जिसका आज तक कोई इंपेरिकल प्रूफ नहीं। हाँ, मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ कि स्ट्रिंग थ्योरी मैथमेटिकली 100% विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ मैथमेटिक्स ट्रू है, बट जब तक वो रियलिटी की किसी फेसेट को डिफाइन नहीं करती, इस वैल्यू इज जीरो। वो दुनिया का ऑलमोस्ट कहा जाता है कि सबसे ब्यूटीफुल मैथमेटिकल फ्रेमवर्क स्ट्रिंग थ्योरी प्रोवाइड करती है फिजिक्स के लिए, बट सॉरी टू से कि अभी तक उसे किसी भी तरह से रियलिटी से रिलेट नहीं किया जा सका, इसलिए इट मीन्स नथिंग एट ऑल। ठीक है, और फिलॉसफी का जो स्टेटस है ना, वो स्ट्रिंग थ्योरी से बहुत पीछे है बहुत से सेंसेस में। ठीक है, चलें आगे वरुण, आगे चलें। ठीक है, थैंक यू वरुण सुपर चैट के लिए। और क्लिफर्ड साइलस ने एक सुपर स्टिकर भेजा, शुक्रिया क्लिफर्ड आपका। मेरे ख्याल है यही आखिरी था। अच्छा जी, ब्रदर ऑफ प्योरिटी, आप जो कुछ एंड पे कहना चाह रहे हैं वो कह दीजिए, फिर हम आगे चले जाएंगे। ओके, मैं ये कह रहा था कि सिर्फ एक छोटी सी बात ही है बस, कि ये जो बाइनरी की बात कर रहे थे ना, बाइनरी जब आप पी और नॉट पी की बात कर रहे हो ना, ये टोटोलॉजिकल है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो या तो पी सच है या नॉट पी सच है। यही तो लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन है ना, दोनों एक साथ सच हो सकते हैं, ना ये हो सकता है कि उनमें से कोई भी सच ना हो। तो पी और नॉट पी में से एक का सच होना जो है वो लाजिम है। ये बाइनरी थिंकिंग नहीं है, बल्कि लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन है, इसकी वायलेशन पॉसिबल नहीं है। जब वो क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहे थे, इसके ऊपर थॉमस डेवनपोर्ट है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के फिजिसिस्ट हैं, पार्टिकल फिजिक्स के अंदर। उन्होंने एक पूरी वीडियो भी बनाई है, यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं, उनका रिसर्च पेपर भी है, कि कैसे जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन या प्रिंसिपल ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन को वायलेट नहीं करती। क्वांटम एंटेंगलमेंट वगैरह कुछ भी जो 3 डोमिनेंट इंटरप्रिटेशंस हैं या 3 पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस है क्वांटम मैकेनिक्स की, उन तीनों में से किसी में भी लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो वायलेट नहीं होता। आखिरी बात चलें, देखें आपकी जो बात हो गई। आपको आखिरी बात बस, जो आप कह रहे थे स्ट्रिंग थियरी की, देखें जो स्ट्रिंग थियरी है वो मैथमेटिकल मॉडल है। वो बेशक उसकी उसमें आप 100% सही है कि मैथमेटिकल मॉडल जो होता है उसे रियलिटी के साथ कंसाइड करना पड़ता है, क्योंकि वो मॉडलिंग है, वो टोटोलॉजिकल नैरेटिव से नहीं निकला। हम जो बात कर रहे हैं, जो कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट है, वो पहली बात कॉजालिटी के ऊपर बेस्ड नहीं है, मोडालिटी के ऊपर बेस्ड है। मोडालिटी क्या होती है, आपके पास अरे पॉसिबल अरे, वर्ल्ड्स होते हैं कि आया ये चीज इस वाह वाह पॉसिबल वाह। वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो फिर उसके बाद ये, और ये बर्टन रसल वगैरह से भी ये डिबेट, अभी ग्राहम ओपी जो है सबसे बड़े एथियस्ट है, उनके साथ मेरी इस बात पे अच्छी खासी बहस हुई है। आप चाहें तो मैं आपको उस पर भी दिखा सकता हूँ। बात ये, वो भी मानते हैं, बल्कि वो भी नेसेसरी चलें एग्जिस्टेंस ठीक को है, मानते हैं। सही है, ठीक है, आपकी बात हो गई, बात सही है। ठीक है, ठीक वो है, भी, हाँ वो भी नेसेसरी एग्जिस्टेंस को मानते हैं, क्योंकि अगर आप नेसेसरी एग्जिस्टेंस को नहीं मानते, एक फिर मिनट एक आपको मिनट। ये पॉजिट करना पड़ेगा कि जितनी भी चीजें चंदा हैं मेरे, जो अभी ये बातें एग्जिस्टेंस, फिर रिपीट करी जा रहे हो ना, फिर रिपीट जी करी नहीं जा मैं रहे बस हो। जा रहा हूँ, जितनी, मैं बस आखिरी सेंटेंस है, जितनी भी चीजें हैं जो एग्जिस्टेंस में हैं वो अपने अंदर वजूद नहीं रखती, बल्कि उनके पास जो प्रेडिकेट ऑफ एग्जिस्टेंस है वो डिराइव्ड है। लेकिन किधर से डिराइव्ड है ये आप कह ही नहीं सकेंगे, आप कहेंगे अच्छा नॉन चलें, एक एग्जिस्टेंस से एक डिराइव्ड है, सवाल का लेकिन वो जवाब देते कॉन्ट्रडिक्शन जाना, एक होगी। सवाल का जवाब चलें, देते जाना, एक मिनट, एक सवाल का जवाब देते ओके जाना। ओके, दे दे। क्या क्या एग्जिस्टेंस जो है वो नेसेसरी बीइंग पे कंटिजेंट है, या नेसेसरी बीइंग एग्जिस्टेंस पे कंटिजेंट है, ये बता दो बस। एग्जिस्टेंस नेसेसरी है? नहीं, क्या नेसेसरी बीइंग एग्जिस्टेंस पे कंटिजेंट है, या एग्जिस्टेंस नेसेसरी बीइंग पे कंटिजेंट एग्जिस्टेंस नेसेसरी बीइंग है भाई। है? तो बस फिर तो आपके गॉड को गाड़ गया खूह खाते में। क्यों? आपने क्या किया? यही तो अब लॉजिकल फैलेसी है जो आप खेल रहे हो, कि जहां पे दो चीजें कंट्राडिक्ट करेंगी आप उनको ज्वाइन कर देंगे। यही तो आपने किया है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, क्योंकि यही बात है। जी, तो आप ये देख सकते हैं, फिर इतना लंबा इन लोगों ने कलाम करने के बाद बार-बार ये ना म्यूट कर देते थे और बार-बार ये नीचे फेंक देते थे। तो अब ये यहाँ पे वीडियो खत्म हो गई। अगर आपने बाकी भी देखनी है, एंड में थोड़ी सी इन्होंने और बात की है, वो जाके आप इनके चैनल के ऊपर देख सकते हैं। मसला अब ये है, देखें सारा इनका आर्गुमेंट किस बात के ऊपर बेस्ड है कि भाई जो आपने कॉज़ैलिटी ली है ना, वो आपने जाके पता नहीं दुनिया से ली है, और कॉज़ैलिटी दुनिया के बाहर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। मफरूज़ा मफरूज़ा क्यों नहीं कर सकती कॉज़ैलिटी दुनिया के बाहर एग्जिस्ट? अगर आपके पास ये, अगर आपने पढ़ा होता प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन, क्या है प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन, जिसे हम
तरजीह बिला मुरज्जा के महाल होने की बात करते हैं। इस्लामी फिलासफा से तरजीह बिला मुरज्जा के महाल होने की बात करते हैं, और जो वेस्टर्न फिलासफर्स हैं उन्होंने इसका नाम रखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन। वो ये है कि हर कंटिंजेंट प्रोपोजिशन, हर वो प्रोपोजिशन, हर मुमकिन चीज जो कि मुतसावी निस्बा बैन अल वजूद वल आदम है, जो कि इनडिफरेंट टुवर्ड्स एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस है, अगर वो वजूद रखती है, इफ इट इज ट्रू, अगर वो सच में हक है, अगर वो बातिल नहीं है, तो उसको एक खारजी इल्लत की एहतियाज है जो कि उसे सच बनाए। ये प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन है, ये मुसल्लिमा बात है, इसका आप रद्द करके दिखाएं। इसका तो रद्द किसी ने नहीं पेश किया। यही कही जा रहे हैं कॉज़ैलिटी नहीं आती, भाई ये सादी सी बात है, ये मंतकी उसूलों से निकलती है। ये मंतकी इसके लिए किसी को बाहर वाली दुनिया अगर हक ना भी हो, बाहर दुनिया वजूद भी ना रखती हो, तब भी प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन तरजीह बिला मुरज्जा तो फिर भी झूठ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक चीज अपनी अपनी माहियत के अंदर, अपने अंदर मुतसावी निस्बा बैनल वजूद वल आदम है, अगर वो इनडिफरेंट टुवर्ड्स एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस है, और देन उसके बाद फिर वो वजूद आती है, वो वजूद में आती है, तो इसका यह मतलब है उसकी माहियत के ऊपर कुछ और चीज जो कि इजाफी है, कि समथिंग एडिशनल, समथिंग एक्स्ट्रामेंटल हैज बीन एडेड टू इट, किसी और चीज जो कि उससे इजाफी है उसका हमल किया गया है, इसी वजह से वो चीज वजूद में आई है। और ये खारजी हमल हो ही नहीं सकता इल्ला ये कि एक खारजी इल्लत भी इसके लिए वजूद रखती हो जिसने इस खारजी हमल को मुमकिन बनाया हो। ये बड़ी सादा सी बात है, इसका रद्द करके ये दिखाएं, ये रद्द नहीं कर रहे इसका। वही क्वांटम मैकेनिक्स ने, ये क्वांटम मैकेनिक्स ने कुछ साबित नहीं किया, कुछ भी लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन, कभी क्वांटम मैकेनिक्स ने ये नहीं कहा कि इल्लियत या सबबियत जो है वो वजूद नहीं रखती। जाके आप ये कहते हैं लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन वायलेट कर दिया क्वांटम मैकेनिक्स ने, जाके देखें, मैंने वहां पे भी रेफरेंस दिया, डेवनपोर्ट साहब स्टैनफोर्ड के हैं, ये भी नहीं है कि कहीं मतलब ऐसी पता नहीं कहीं से बैठे हुए हैं, इकरा यूनिवर्सिटी के नहीं है, स्टैनफोर्ड के हैं। पहले भी मैंने आपको रेफरेंस दिखाया, स्टैनफोर्ड से दिखाया, फिर बाद में ऑक्सफोर्ड से दिखाया, कैम्ब्रिज से दिखाया, तो अभी ये स्टैनफोर्ड के हैं। स्टैनफोर्ड में पार्टिकल फिजिक्स से पढ़ाते हैं। और क्या कहा इन्होंने, सादी सी बात करते हैं, बिल्कुल साफ बात कर रहे हैं कि अगर जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो असल में ये बात कह रही है कि आपको ये मालूम नहीं हो सकता कि आया ये चीज सच है या झूठ। ये एक अलग बात है, मुझे एक चीज का मालूम ना होना और एक चीज सच होते हुए भी सच ना होना, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। मालूम तो मुझे बहुत चीजों के बारे में नहीं है, हाँ खारजी दुनिया में ऐसा भी हो सकता है कि किसी चीज के बारे में मुझे मालूम हो ही ना सकता हो, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो जो चीज है वो आदम भी है और वजूद भी है। ये कहीं पे भी नहीं कहा। ये जो श्रोडिंगर कैट की एग्जांपल देते हैं, श्रोडिंगर को खुद जाके पढ़ें, श्रोडिंगर खुद भी ये नहीं कह रहे थे जो ये समझते ये इसलिए हैं क्योंकि इन्हें समझ नहीं है कि कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन क्या कह रही है या मेनी वर्ड्स इंटरप्रिटेशन क्या कह रही है, ये जो बाकी इंटरप्रिटेशंस है वो क्या कह रही है, जो डिटर्मिनिस्टिक इंटरप्रिटेशंस भी हैं वो क्या कह रही हैं, ये इन्हें पता ही नहीं है। ये मसला है असल, क्योंकि ये अज्यूम कर लेते हैं कि भाई हाँ वो जो बिल्ली है वो तो मरी भी होगी, वो जिंदा भी होगी। ऐसा नहीं है, ये नहीं है कि बिल्ली एक ही वक्त में जिंदा भी है और नहीं भी जिंदा, ऐसा ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। बात यह कि आपको मालूम नहीं हो पता कि बिल्ली आया जिंदा है या मरी हुई है। ये मैं आपको वीडियो भी लिंक कर दूंगा, आराम से जाके आप, मेरा यकीन नहीं करना अगर हमने आपने, तो आप जाके पार्टिकल फिजिसिस्ट पढ़ें स्टैनफोर्ड के, वो आपको बताएंगे कि क्या होता है। और दूसरी बात ये तो ट्रू कॉन्ट्रडिक्टरीज भी नहीं है, ये अब जरा दकीक बात है, लेकिन ट्रू कॉन्ट्रडिक्टरी होता है पी एंड नॉट पी, डेड एंड नॉट डेड। सिमेंटिकली डेड और अलाइव भी जो है वो ट्रू कॉन्ट्रडिक्टरीज नहीं है, ठीक है। अगर ये एक वक्त पे सच भी हो जाए ना, हो भी जाए, अगर एक चीज जिंदा भी हो और मुर्दा भी हो, तब भी नेसेसरली कॉन्ट्रडिक्शन नहीं इंटेल करेगी, लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन की वायलेशन नहीं होगी जब तक आप ये नहीं कहते कि जो डेथ है उसका ये मतलब होता है नॉन अलाइव। ये बड़ी दकीक बात है, ये भी मंत्र की बात है, ये आपको समझनी पड़ेगी। लेकिन खैर ये तो अगले लेवल का आर्ग्यूमेंट है ना, अगर ये किसी तरीके से साबित भी करते हैं कि कॉन्ट्रडिक्शन है, हालांकि नहीं है, वजूद नहीं रखती है। आप जाके वीडियो भी देखें, बिल्कुल इसमें आपको ऊपर स्क्रीन में अभी उसका थंबनेल भी नजर आ जाएगा, बिल्कुल वाजे किया है डेवनपोर्ट साहब ने। तो ये सारी इनकी बातें, कोई इनके पास आर्ग्यूमेंटेशन नहीं है, कोई इनके पास अपने आर्ग्यूमेंट्स को, अपने दलाइल को मजबूत करने के लिए, समझाने के लिए कोई इनके पास आर्ग्यूमेंट नहीं है। बस ये ऐसे ही बात कर देते हैं, कभी क्वांटम मैकेनिक्स ले आते हैं, कभी वो गोडल का इनकम्प्लीटनेस थ्योरम ले आते हैं, वो सारी बातें जिनका कोई ताल्लुक नहीं है असल में डिबेट से। असल डिबेट बिल्कुल सादी है,
कि तरजीह बिला मुरज्जह महाल है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक चीज मुमकिन हो, मुतसावियुन निस्बा बैनल अदम हो और वजूद हो, और फिर वो चीज वजूद में आ जाए बगैर किसी खारजी इल्लत के। उस चीज को खारजी इल्लत की दरकार होगी। अब अगर वजूद अपनी सूरत में, अपनी माहियत में खुद मुतसावियुन निस्बा बैनल वजूद वल अदम है, तो क्या होगा इससे कि जो वजूद है वो खुद खारजी इल्लत दरकार रखेगा। लेकिन वजूद की तो खारजी इल्लत हो नहीं सकती, क्योंकि वजूद से खारिज तो सिर्फ अदम होगा, तो ये तो महाल है। तो इसलिए वजूद की अगर खारजी इल्लत नहीं है, तो इसका यह मतलब है कि वजूद के अंदर एक चीज खुद है जो कि आइन हकीकतुल वजूद है, जो कि वाजिबुल वजूद है, और उसे ही हम नेसेसरी एग्जिस्टेंस कहते हैं। अब जाके आप पढ़ लें, बेशक प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन पढ़ें, जाके आप खुद तहकीक करें, खुद जाके देखें, जो मैंने साइटेशंस दी हैं जाके उसको देखें और तहकीक करें, और आपको वाज़ेह हो जाएगा कि ये शख्स, ये जो अशखास है, मुझे नहीं पता ये जानबूझ के झूठ बोलते हैं या इन बेचारों की कम इल्मी, इनका जहल ही है, मतलब ये जहल मुरक्कब है या जहल बसीत है, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये मुझे मालूम है कि ये जो बात कह रहे हैं ये हक के ऊपर मबनी नहीं है, बल्कि ये अकाज़ीब के ऊपर मबनी है। अब ये अकाज़ीब इनकी मर्जी है, ये जानबूझ कर करते हैं या जानबूझ कर नहीं करते, वल्लाहु आलम। बात यह है कि ये जितनी बातें कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। जाके आप खुद तहकीक करें। और कोई भी अगर कोई शख्स मुल्हिद है, कोई शख्स जो भी है, हम ये नहीं कह रहे कि आप क्या कहते हैं बस हमारी बात सुनो मान लो, लेकिन आप ये दलाइल का रद्द करो, दलाइल का रद्द करो। ये अगर आप सोचते हो कि वेस्ट ने बड़ी तरक्की कर लिया, तो वेस्ट के जो रैशनलिस्ट हैं, जिन्होंने असल तरक्की में मदद की है, मुसलमानों के जो रैशनलिस्ट हैं, जाके उन्हें पढ़ें, उनको पढ़ें, उनकी दलील का रद्द करें कि नहनु अबनाउ दलील, हम दलील की औलाद है, हम दलील के रद्द को मानते हैं। अगर आपके पास दलील का रद्द नहीं है तो हम आपकी बात को नहीं मानते। अगर दलील का रद्द है तो सो बिस्मिल्लाह, हमें बहुत प्यार है उन लोगों से। बेशक आप मुल्हिद हैं, आप जो मर्जी हैं, अगर आप अक्ल का इस्तेमाल करते हैं, माशा अल्लाह बिस्मिल्लाह, आप हमारे मनहज के ऊपर हैं, क्योंकि हम भी कहते हैं हम अक्ल का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर आए, आप सबको दावत है, किसी ने भी बात करनी नीचे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बदतमीजी की, तो बदतमीजी का कोई इलाज नहीं है। फिर आप देखें जैसे ये वीडियो में हुआ है, आप फेंक देते हैं, म्यूट कर देते हैं, बार बार म्यूट किया जा रहा था। अगर आपके पास अकली दलील मौजूद है तो आपको म्यूट करने की क्यों कर जरूरत पेश आएगी? आपको जरूरत ही नहीं पेश आएगी म्यूट करने की, क्योंकि आपके पास वैसे ही दलील मौजूद होगी। म्यूट करने की नौबत ही तब आती है जब आपके पास दलील नहीं होती और आपको फिर दूसरे बंदे को म्यूट करना पड़ता है, और ताकि वो बोले ना, और क्योंकि अगर वो बोल लेगा फिर तो आपकी दलील का रद्द हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह आगे से भी ये सिलसिला जारी रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हर बंदे को दावत है वो आके हमसे बात कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम भी उसकी बात का जवाब देंगे। अगली बार तक के लिए अल्लाह हाफिज, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।